हाँ जी दोस्तों, सो मई 23 वालों के लिए नई मॉड्यूल तो आने वाली है नहीं। रीजन आप सबको पता है, वही न्यू कोर्स का चोचला जो आईसीआई सबको गोलियां देते हुए रह गया। वो चलो ठीक है। हालांकि आईसीआई ने सारे के सारे अमेंडमेंट इस बार एक्सपेक्टेड डेट से फिर भी जल्दी ही निकाल दिया, हर बार तो लेट निकालती है। तो सारे के सारे मई 23 वालों के लिए अमेंडमेंट्स आईसीआई अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर चुका है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑल द सीए फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट्स। हालांकि अमेंडमेंट के नाम पे बहुत कम चीजें हैं। एक जो मेजर चेंजेस आने हैं वो आए हैं पीयर रिव्यू के अंदर, एक प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। कुछ चीजें जो पहले जो कुछ प्रोविजंस थे वो एप्लीकेबल नहीं करे थे, वो प्रोविजन अभी एप्लीकेबल कर दिए। ठीक है, वन बाय वन अभी अपन डिस्कस करते हैं। उसके पहले ये जो पीडीएफ है पूरी अमेंडमेंट की है। ये पीडीएफ उन बच्चों के लिए रिलेवेंट है जिन्होंने अपनी बुक ले रखी है, अपनी बुक ही है। और उन बच्चों के लिए रिलेवेंट है जिनके पास अपनी बुक नहीं है, वो मॉड्यूल या फिर किसी दूसरे ऑथर के बुक से रेफर कर रहे हैं। इट्स गुड। बस अगर अपनी ही बुक से रेफर कर रहे हैं, मतलब मेरी वाली, तो वहां पे पेज नंबर भी आपको मिल जाएंगे कहाँ पे क्या एडिट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर का अमेंडमेंट है वो है, अब सबसे पहले स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में। तो यहाँ पे कारो, अपने यहाँ पे अगर अपनी खुद की मेरी वाली बुक रेफर कर रहे हो तो पेज नंबर 5.3.1 इस पे अपने को कारो मिल जाएगा। तो इसके अंदर कारो के अंदर जो एप्लीकेबिलिटी आती है कि कारो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पे अपन ने याद करा था आईबी कॉप्स पे कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। आई से इंश्योरेंस, बी से बैंकिंग, सी से कंपनी अंडर सेक्शन 8, फिर उसके बाद आईबी कॉप, सी ओ से था 1%, पी से था प्राइवेट, प्राइवेट की कुछ स्पेसिफिक लिमिट देखनी पड़ेगी, एस से था स्मॉल। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आ गया है, तो वो डेफिनेशन आप यहाँ पे अब लिख दो, क्योंकि अमेंडमेंट आया तो इंपॉर्टेंट हो सकती है वो इस वजह से। तो स्मॉल कंपनी अगर है तो आप पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब स्मॉल कंपनी का मतलब क्या हो गया है, अब वो हो गया है 440। कब क्या हो गया है, 440, 440, 440, 440, 440 स्मॉल कंपनी का हो गया है। टू टू सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसके अंदर पहले तो आप देख लोगे पब्लिक कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी कभी हो ही नहीं सकती। पब्लिक है मतलब स्मॉल कभी हो ही नहीं सकती, कुछ नहीं देखना मतलब वो स्मॉल नहीं है। पर अगर अदर देन पब्लिक कंपनी है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़, एज वेल एज दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल भी 4 करोड़ तक है और टर्नओवर भी 40 करोड़ तक ही है। और टर्नओवर के अंदर इन्होंने दे रखा है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो अपन उसको मानेंगे छोटी कंपनी है भाई, कारो ना ही लगाओ। हालांकि अगर मैंने बोला पब्लिक कंपनी है तो भाई स्मॉल कंपनी कभी मानेंगे ही नहीं उसको। और एक और चीज ये भी देखना, अगर वो किसी भी कंपनी की, नॉट ओनली पब्लिक कंपनी, किसी भी कंपनी की सब्सिडरी या फिर होल्डिंग कंपनी हुई, किसी भी कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी हुई, तो भी उसको स्मॉल कंपनी नहीं मानने वाले, वो बड़ी कंपनी मानेंगे, उस पर कारो लगेगा ही लगेगा। तो ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है। यहाँ पे मैंने ए से अमेंडमेंट डिनोट कर रखे हैं। चलो नीचे आ जाओ। ये बस एक ही चेंज था कंपनी एक्ट के अंदर। उसके बाद एनबीएफसी, एनबीएफसी के अंदर एक कुछ ठीक ठाक चेंज हुआ है। चलो वैसे इजी हो जाएगा फटाफट। अगर मेरी वाली बुक रेफर कर रहे हो तो पेज नंबर 11.4 के अंदर ये वाला ऐड कर देना तुम, टॉपिक एक और नया टॉपिक ही एक तरीके से ये। ये तो मैंने कट करा, मतलब इसको इग्नोर करूंगा, अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, अमेंडमेंट यहां से शुरू है। 4 लेयर ऑफ एनबीएफसीज डाल दी। एनबीएफसीज में अपन ने पढ़ रखा है, बहुत तरह की एनबीएफसीज होती है यार, अपन ने बहुत पढ़ रखा है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिस्टमेटिक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो हाउसिंग फाइनेंस करती है, जो केवल फाइनेंसिंग करती है, नॉर्मल घरों के लिए फाइनेंस करती है, या फिर जो नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी होती है। अलग अलग तरह की बहुत सारी एनबीएफसीज पढ़ी है अपन ने। दैट्स ओके, वो अभी भी वो की वो जो एनबीएफसीज है वो अभी भी वो की वही है, उनमें कोई चेंज नहीं है। पर उन्होंने अभी क्या करा है, जो इतनी सारी तरीके की एनबीएफसीज थी, उन सारी तरीके की एनबीएफसीज को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। ये 4 लेयर के अंदर अपन ने उन सारी एनबीएफसीज को फिट कर दिया। ये 3-4 एनबीएफसी इस लेवल पे होगी, ये 3-4 एनबीएफसी इस लेवल पे होगी, ये 3-4 एनबीएफसी वो अंदर के जो सब पार्ट से, जो भी अपन ने बात करें, सीआईसी है, एग्रीगेट है, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी, वो सब सेम है। बस उनको भी एक कैटेगराइजेशन दे दिया कि ये वाली एनबीएफसी बेस लेयर कहलाएगी, ये वाली टॉप लेयर, ये वाली मिड लेवल, ये वाली अपर लेवल। इस तरीके से 4 कैटेगरी में बांट दिया। अब इसको बांटने का मतलब क्या निकला, इतनी सारी एनबीएफसीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था कि किसके ऊपर कौन से प्रूडेंस नॉर्म लगा है। हर पे अलग होते हैं। कोई डिपॉजिट एक्सेप्टेंस है तो उस पर प्रूडेंस नॉर्म अलग लगते हैं, कोई नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टेंस मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है तो उस पर चीजें रेगुलेशन अलग लगती है। तो अब इन्होंने 4 कैटेगरी बना ली, हर एनबीएफसीज को इन 4 कैटेगरी में फिट कर देंगे। अब इन 4 कैटेगरी वाइज इन ये एनबीएफसीज पे रूल बनाएंगे कि इस पे कैपिटल प्रूडेंसी नॉर्म क्या लगेगा, या फिर कोई भी लोन रेगुलेशन एनबीएफसी का रिलेटेड इन चारों पे सिमिलर लगेगा। मतलब कि बेस लेयर पे जितनी भी एनबीएफसी है सब पे सेम लगेंगे सारे नॉर्म्स। फिर
मिडिल लेयर पे जितनी भी एनबीएफसीज हैं उन सब पे सेम लगेंगे, इस वाइज इन्होंने कैटेगरी कर दिया है। ठीक है, तो अब ये बोला एनबीएफसी क्लासिफिकेशन एंड रेगुलेशन लाइक कैपिटल रिक्वायरमेंट, गवर्नेंस स्टैंडर्ड, प्रूडेंस रेगुलेशन 4 लेयर के अंदर डिवाइड कर दिया है। किस बेसिस पे 4 लेयर बांटा? मेनली तो तुम रिस्कीनेस मानो, मेनली कि रिस्की, अगर उनको लगता है कम रिस्की है तो बेस लेयर में डाल दिया एनबीएफसी, उससे ज्यादा रिस्की है मिडिल लेयर में, उससे भी ज्यादा रिस्की है अपर लेयर में, उससे भी ज्यादा रिस्की है तो टॉप लेयर के अंदर डाल दिया। पर ये 3 कैटेगरी मतलब 3 चीजों को ध्यान में रख के इन्होंने ये चारों के अंदर डिवाइड करेंगे, साइज, एक्टिविटी एंड रिस्कीनेस, साइज, एक्टिविटी एंड रिस्कीनेस को देख के। तो अब सबसे पहले आते हैं अपन बेस लेयर। बेस लेयर के अंदर कोई भी एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, पहले तो अगर डिपॉजिट टेकिंग है तो कुछ सोचना ही नहीं है, डिपॉजिट टेकिंग में कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट मिडिल लेयर में पटक दो एक बार उसको, ठीक है। पर अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, नॉन डिपॉजिट जो डिपॉजिट नहीं लेती एनबीएफसी, उनके अंदर अगर असेट साइज लेस देन 1000 करोड़ है, असेट साइज लेस देन 1000 करोड़ है तो वो बेस लेयर में आएगी, मतलब छोटी एनबीएफसी है। पर अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है, नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी है और उसकी जो असेट साइज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1000 करोड़ है तो उसको मिडिल लेयर में डाल देना, तो उसको मिडिल लेयर के अंदर डाल देना, ठीक है। डिपॉजिट टेकिंग है तो कुछ सोचना ही नहीं है, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो देखना है 1000 करोड़ तक उससे कम है या फिर 1000 करोड़ इक्वल टू ग्रेटर है, तो उस हिसाब से अपना क्लासिफिकेशन होने वाला है। तो उसके बाद का कैसे याद रखना है? पान नो कंज्यूमर, पान खरीदने के लिए कोई भी कंज्यूमर नहीं है तो वो बिल्कुल गिरा हुआ है, पान खरीदने के लिए कोई भी कंज्यूमर नहीं है मतलब बिल्कुल बेस लेवल, पान खरीदने के लिए कोई भी कंज्यूमर नहीं है तो वो बिल्कुल बेस लेवल। तो पान PAN, पान खरीदने के लिए कोई भी कंज्यूमर नहीं है और कोई भी कस्टमर नहीं है। तो अब ये वाली एनबीएफसी को बेस लेयर के अंदर डाल दिया इन्होंने। पी से P2P लैंडिंग, मतलब P2P लैंडिंग आईसीआई इनको समझा नहीं रखा, मैं एक बार के लिए मैंने एक बार लिख दिया, तुमको पढ़ लेना कि दिमाग में एक रह जाएगी क्या होता है। P2P एनबीएफसी मतलब होता है कि कोई भी एनबीएफसी जनरली होती है आजकल कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीडिएटर बन जाती है कि जिसको लोन देना है और एक बंदे को लोन लेना है तो एक एनबीएफसी मीडिएटर के थ्रू काम करेगी कि वो एक एनबीएफसी से मतलब एक कंपनी को जो वॉलंटरी लैंडर है और वॉलंटरी बोरोवर है उनके बीच में मीडिएटर का काम करेगी, तो वो P2P लैंडिंग करा देती है, ऑनलाइन मीडिएटर फॉर लैंडर एंड बोरोवर। अकाउंट एग्रीगेटर मतलब जितनी भी कस्टमर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसके पास घर कितने हैं, उसके पास एलआईसी कितनी है, उसने कितनी जगह से लोन ले रखा है, सेविंग अकाउंट कहाँ का है, करंट अकाउंट कहाँ का है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन किसी कस्टमर की इकट्ठा करके अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो सेल करती है या फिर खुद ही यूज लेती है। मतलब मेन उसका काम ही यही होता है कि इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज लेना, मतलब उनको मैनेज करना और बांटना एक तरीके से, अक्यूमुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन, वो अकाउंट एग्रीगेटर। फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, अपन पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये ऊपर डेफिनेशन मतलब पहले मेन कोर्स के अंदर अपना चला हुआ है। फ्री बैच, बिल्कुल अगर जिसको नहीं पता हो, बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे 100% कवर है, उसके अंदर समझा तो है, समझने के साथ साथ अपने पूरा रटा है, हर एक पॉइंट रटने में आया है उससे। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब चैनल पे मैं प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड, पब्लिक फंड नहीं ले रखा है एनबीएफसी ने, एज वेल एज कोई भी कस्टमर इंटरफेस नहीं है, कस्टमर से वो बिल्कुल इंटरफेस नहीं करती है तो भी उसको बेस लेयर में डाल देंगे, कम रिस्क है, छोटी है, साइज भी कम है, ये सब चीजें देख के। मिडल लेयर, अपन ने एक तो डिपॉजिट की बात करी, डिपॉजिट में देखा तो मिड लेयर भी हो सकती है, अपर लेयर भी हो सकती है, ये अपन नीचे आके पढ़ेंगे अभी अपर लेयर में क्या क्या आता है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ है, मिडल लेयर आ गया अपना। अब एनबीएफसी जिनमें फॉलोइंग है, फॉलोइंग होने वाला है एसपीडी, स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर, स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर जो एनबीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करती है, जो एनबीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करती है, मतलब एजेंट एक तरीके की बाइंग सेलिंग के लिए, तो वो एनबीएफसी एसपीडी कहलाती है, स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर, वो हमेशा मिड लेयर में रहेगी, एसपीडी हमेशा मिड लेयर में रहेगी, एसपीडी हमेशा मिड लेयर में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अपन पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है, मतलब ये पहले भी था ये वाला। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के अंदर हमेशा मिड लेयर में रहेगी, एसपीडी भी हमेशा के हमेशा मिड लेयर में रहेगी, स्टैंड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है वो भी हमेशा मिड लेयर के अंदर रहने वाली है, ठीक है। अब ये जो है ये 3 और एक अपन ने एक ये ए वाला पढ़ा, ये मिड भी हो सकती है अपर भी हो सकती है। अभी तो एक बार मिड देखो, अपर का क्या ट्राई वैसे भी अभी बहुत इजी है, तो अभी तुम देखो मिड के अंदर है, अभी तो इतना ध्यान रखो बस। अब इसके अंदर क्या डिपॉजिट टेकिंग है तो मिड है, और ये 3 सीआईसी अपन पढ़ चुके हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एचएफसी अपन पढ़ चुके हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और ये आईएफसी भी अपन पढ़ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये मिड भी हो सकती है और टॉप भी अपर भी हो सकती है, मिड भी हो सकती है अपर भी हो सकती है, ये बस एमसीक्यू के लिए तुम ध्यान रखना कि किधर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन को क्या रखना है, एसपीडी हो गया, या फिर उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड दोनों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड भी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी, दोनों मिड के अंदर है, ठीक है। एसपीडी इंफ्रास्ट्रक्चर के दोनों ये इसके अंदर है, सीआईसीबी और एचएफसीबी, सीआईसीबी और एचएफसीबी ये किसके अंदर है, मिडिल लेयर के अंदर। और ऊपर क्या था, ऊपर था पान के लिए नो कस्टमर था, पान के लिए नो कस्टमर था तो वो बेस लेयर के अंदर है। अब अपर लेयर के अंदर क्या होगी,
आरबीआई कुछ स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगाएगा अपर लेवल के अंदर, आरबीआई बोल देगा कि ये वाली एंटिटीज तो अपर में होगी ही होगी। आरबीआई जब भी ऐसा कुछ बोल दे, इनहेंस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगानी हो कि यार ये एनबीएफसी ज्यादा रिस्की बहुत बड़ी हो गई, इस पे ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगानी है, किसी भी एनबीएफसी को उधर फिट कर देगा वो, तो वो अपर लेवल आरबीआई डिसाइड कर लेगा। पर हालांकि सब कुछ छोड़ दो सारे, मतलब ये पैरामीटर दे रखा है फिलहाल आरबीआई ने कि इसको अपर लेवल कहेंगे, वो पैरामीटर मतलब जो सर्कुलर है वो अपने कोर्स के अंदर नहीं है, छोड़ो। पर जो भी टॉप 10 एलिजिबल एनपीएफसी होगी असेट साइज की टर्म में, कोई भी टॉप 10, तभी तो मैंने ऊपर ही बोला था ये वाली इनके अंदर ये क्यों कि असेट साइज के हिसाब से होती है ये इनकी कैटेगरी हमेशा। तो अगर कोई भी टॉप 10 एनबीएफसी हुई इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर, कोई भी फैक्टर नहीं देखना, टॉप 10 एनबीएफसी हुई असेट साइज के कंपैरिजन में, तो उसको हमेशा अपर लेयर में लेना पड़ेगा, ठीक है, ये अपर लेयर में हो जाएगा। अब उसके उसके बाद जो टॉप लेयर है, सबसे पहले स्मॉल हो गया अपना, सबसे पहले लोअर हो गया, मिडल हो गया, अपर हो गया, अब टॉप लेयर। टॉप लेयर जनरली एम्प्टी ही रहने वाला है, बिल्कुल खाली रहेगा, इसके अंदर कोई भी एनबीएफसी नहीं आएगी। ये बिल्कुल स्पेसिफिक जब अपना आरबीआई को लगे कि यार अब बहुत मामला बिगड़ गया, इसको एक अलग ही गाइडेंस के अंदर रखना है, इस एनबीएफसी को एक अलग ही गाइडेंस के अंदर रखना है कि इस एनबीएफसी में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत भयंकर रिस्की हो गई है, तब आरबीआई एक स्पेसिफिक कुछ भी नोटिफिकेशन सर्कुलर वगैरह निकाल के उस एनबीएफसी को टॉप लेयर में पटक देगा। आरबीआई को अगर ओपिनियन में हुआ कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है भाई सिस्टमेटिक रिस्क, इसको अपर लेयर से हटा के, इसको अपर लेयर से हटा के टॉप लेयर में पटकना पड़ेगा, तब आरबीआई उसको पटक देगा अपने आप, ठीक है। तो अब जैसे ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी जो आईसीसी होती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, फैक्टरिंग वाले जो फैक्टरिंग जो एनबीएफसी होती है, गारंटी मॉर्गेज गारंटी एनबीएफसी होती है, वो किसी भी लेयर के अंदर हो सकती है डिपेंडिंग ऑन पैरामीटर, सबके पैरामीटर है ना ऊपर, तो किसी भी लेयर के अंदर हो सकती है, नॉर्मल चीज है। पर ये चीज मुझे लगता है एमसीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केस सिनेरियो में भी आ सकती है वैसे तो। गवर्नमेंट ऑन्ड एनबीएफसी शेल बी प्लेस इन ए बेस लेयर और मिडल लेयर, दे विल नॉट बी प्लेस इन अपर लेयर। अपर लेयर या फिर उसके ऊपर तक अभी तक उसको अपन बिल्कुल भी प्लेस नहीं कर सकते। जो भी गवर्नमेंट ऑन एनबीएफसी है वो सोचते हैं गवर्नमेंट ऑन है तो बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर रहेगी, उनका ऐसा मानना है, अब हालांकि पता नहीं, तो वो बेस लेयर या फिर मिडल लेयर तक ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उससे ज्यादा उसको अपन अपर लेयर पे नहीं लेने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑन एनबीएफसी होने वाली है, ठीक है। चलो नीचे, अब ये तो मैंने ये पेज जोड़ दिया था, तो मतलब क्योंकि अपनी बुक के साथ है तो ये सेम है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब ये चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 16 जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग मतलब पहले उसका नाम कुछ नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है भाई, इसके अंदर फॉरेंसिक ऑडिट नाम को इन्होंने कर दिया फॉरेंसिक अकाउंटिंग नेम। जहां जहां भी फॉरेंसिक ऑडिट वर्ड है, जहां जहां भी फॉरेंसिक ऑडिट वर्ड है, उसको अब तुमको पढ़ना है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। उसको क्या पढ़ना है? फॉरेंसिक अकाउंटिंग। एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाना कि यार हमने बुक्स के अंदर मॉडल के अंदर तो फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ा था, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग पूछ लिया, दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है। फॉरेंसिक ऑडिट को फॉरेंसिक अकाउंटिंग पढ़ना है, फॉरेंसिक ऑडिटर को फॉरेंसिक अकाउंटेंट पढ़ना है, फॉरेंसिक ऑडिटर को फॉरेंसिक अकाउंटेंट पढ़ना है, सब कुछ सेम है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देन अभी नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, पीयर रिव्यू के अंदर भाई थोड़े से ज्यादा चेंजेस है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने वापस आते हैं पीयर रिव्यू के अंदर मैंने बोला बहुत ज्यादा थोड़े चेंजेस है, मतलब पीयर रिव्यू एक तरह देखो तुमने चैप्टर के पहले जो होता था, मतलब जो इन्होंने पहले देखा था पीयर रिव्यू जो 2020 चल रहा था, अब उसको उन्होंने कर दिया 2022। पहले उसको बोलते थे पीयर रिव्यू स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू, अब इन्होंने पूरा बदल दिया, अब ये बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट की जगह भाई इसको बोलो गाइडलाइन, और स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू की जगह बोलो पीयर रिव्यू गाइडलाइन 2022। तो एक तरफ थोड़े ज्यादा चेंजेस है इसके अंदर, हालांकि ऐसा नहीं कि पहले से पूरा ड्रास्टिक चेंज होकर सब कुछ खत्म हो गया, पूरा का पूरा केस तो वही है, पूरा का पूरा बेसिक लॉजिक वगैरह वो सब कुछ सेम है, उसमें फर्क नहीं पड़ा। हालांकि बस वो चीजें बदल दी, 7 दिन की जगह 2 दिन या और क्राइटेरिया हो गया। अब नीचे आते चलो देखेंगे ना, फर्स्ट चीज चलो डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट चीज जो चेंज हुआ, पहले अपन ने क्या मैंने क्या याद कराया था, टीपीई, टीपी याद कराया था भाई, पीयर रिव्यू याद आती पहले, अगर तुमने मेरे लेक्चर देख रखे तो टीपी याद होना चाहिए तुमको, टीपीई टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, पहले ये वर्ड याद आता था पीयर रिव्यू में। अब इन्होंने बोला भाई टीपी तो कंप्लायंस करना ही करना है, टीपी तो कंप्लायंस करना ही करना है, साथ में टीपी के साथ में एक इन्होंने डाल दिया है ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉड्यूल, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल डाल दिया इन्होंने, वेर एवर एप्लीकेबल, बताता हूं आगे, और एनी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एज में प्रिस्क्राइब बाय काउंसिल। तो आपको टीपी भी फॉलो करना है, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी फॉलो करना है, जो काउंसिल वगैरह कोई भी बताएगा, ये पहले जैसा है, एक और साथ में क्या फॉलो करना है, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। अब ये भी आपको पीयर रिव्यू किसी कंपनी का करने जा रहे हो, मैं आपकी फर्म का, मैं भी ऑडिट फर्म हूं, आप भी ऑडिट फर्म हो, मैं आपकी फर्म का पीयर रिव्यू करने आ रहा हूं, तो मुझे पहले क्या देखना होता था कि आप टीपी तो फॉलो कर रहे हो ना, अब मुझे देखना पड़ेगा आप टीपी के साथ अगर आप पे ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉड्यूल लग रहा है, मॉडल लग रहा है, तो मैं वो देखूंगा कि आप ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल भी फॉलो कर रहे हो ना। अभी क्या होता है ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, अपने कोर्स के अंदर नहीं है, केवल नाम दे दिया इन्होंने, पर मैं फटाफट बेसिक बता देता हूं तुमको। ये क्या होता है,
ये जनरली होता है, आप बड़ी बड़ी कंपनी के ऑडिट की क्राइटेरिया होता है, पर फिर भी एक बार मानो लिस्टेड कंपनी तो एक मान तो सब जगह फंसी जाती है। तो लिस्टेड कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो, आप प्रैक्टिसिंग यूनिट हो में तो आपकी पीयर रिव्यू मैं करने आऊंगा। तो आप एक किसी भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो अब आपको पहले देखना पड़ेगा कि यार मैं क्वालिफाई तो हूं ना, मतलब आप ही खुद क्वालिफाई तो हो ना लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करने के लिए। आप डायरेक्ट जाके लिस्टेड कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते हो, आपको पहले देखना पड़ेगा आप क्वालिफाई तो करते हो ना भाई, इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और आप क्वालिफाई नहीं हो, आपके पास टीम अच्छी नहीं है, आपके पार्टनर अच्छे नहीं है, आपके पास एम्प्लॉय अच्छे नहीं है, आपके सिस्टम अच्छा नहीं है, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम अच्छे नहीं है। तो आपको क्या, एक इन्होंने आईसीआई ने दे रखा है ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉड्यूल, वो मार्क्स डिवाइड करता है कि आपके पास ये भी है, ये भी है, आपके पास अच्छे अच्छे पार्टनर है, एक्सपीरियंस पार्टनर है, आपके पास 10 पार्टनर है या कुछ भी पार्टनर है, आपके पास मॉड्यूल्स अच्छे फर्म के, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छे। अगर ये जो इन्होंने मैच्योरिटी मॉड्यूल बनाया, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉड्यूल जो आईसीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो तो आप लिस्टेड कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट कर सकते हो। ओवरऑल मैंने बेसिक समझाया, डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने कोर्स के अंदर नहीं है, ठीक है। चलो अब ये डेफिनेशन ऑफ आईसीआई, क्योंकि ऊपर जो चीजें बदली इस वजह से डेफिनेशन बदल दी, पहले केवल टीपी था, अब टीपी के साथ इंक्लूडिंग ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी आ गया, पेज नंबर 17.1.1 पे चेंज कर लेना, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, सेम वही ऑब्जेक्टिव पीयर रिव्यू क्वेश्चन जो अपन ने दे रखा था उसके अंदर भी एक टीपी के साथ ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉड्यूल आ जाएगा। चलो नीचे आ जाओ, सम चेंजेस इन, यहाँ पे डिफेमेशन हो गया भाई, तुम डेफिनेशन कर लेना, पता नहीं मैं भी पढ़ के कंफ्यूज हो गया था डिफेमेशन क्या होता है, ठीक है। तो सम चेंजेस इन डेफिनेशन एंड एडिशन, कुछ हुए डेफिनेशन वगैरह एडिशन चेंजेस, रिव्यूअर के डेफिनेशन में कुछ चेंज हुआ है, हालांकि कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक तरह से इन्होंने बस सेक्शन वगैरह डाल के एक लाइन इधर उधर कर दिया, कोई फर्क नहीं हुआ। रिव्यूअर किसको कहेंगे, जो भी मेंबर आईसीआई का मेंबर अप्रूव हो गया, इंपैनल हो गया बोर्ड में, बोर्ड के अंदर मैंने इंपैनल भी कर दिया, मैं आईसीआई का मेंबर हूं, उन्होंने मुझे अप्रूव भी कर दिया है क्योंकि मैं सारी क्वालिफिकेशन करता हूं रिव्यूअर बनने की, तो मैं रिव्यूअर कहलाऊंगा। अब न्यू यूनिट और ब्रांच पीयर रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे भी बहुत ज्यादा। न्यू यूनिट मतलब प्रैक्टिसिंग यूनिट जिसका पीयर रिव्यू होने वाला है, जिसका पीयर रिव्यू होने वाला है, प्रैक्टिसिंग यूनिट। प्रैक्टिसिंग यूनिट को न्यू यूनिट कब कहेंगे, प्रैक्टिसिंग यूनिट जब कहेंगे जब वो 12 साल, उसका जन्म हुए हुए 12 महीने भी नहीं हुए हो, मतलब वो छोटी 1 साल भी पूरा नहीं कराया उसने, तो उसका फर्म हुज एस्टेब्लिशमेंट डेट इज लेस देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पीयर रिव्यू एप्लीकेशन। मैंने आज पीयर रिव्यू एप्लीकेशन भरा, मेरे को मेरी फर्म का पीयर रिव्यू करवाना है, मेरे को कराना है, मैंने आज पीयर रिव्यू की एप्लीकेशन डाली, तो जो मैंने एप्लीकेशन डाली उससे मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मेरे फर्म को तो 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, मतलब मैं न्यू फर्म हूं, मैं क्या हूं, न्यू फर्म हूं, न्यू यूनिट हूं। या तो ये हो गया, या फिर मैं 12 महीने से एग्जिट कर गया, या तो मैं 12 महीने, या तो वो कंडीशन हो गई। और ये जो ऊपर वाली कंडीशन है वो इररिस्पेक्टिव कि आपने ऑडिट फर्म, ऑडिट सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड करी है या नहीं करी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई लेस देन 12 मंथ, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई करते हो, आप न्यू यूनिट हो। पर अगर आप 12 मंथ एग्जिट कर रहे हो, 12 मंथ एग्जिट कर रहे हो, पर आपने अभी तक नॉट रेंडर एनी एश्योरेंस सर्विस, आपने एश्योरेंस सर्विस अभी तक एक भी रेंडर नहीं करी, 12 महीने तो मेरे पूरे हो गए भाई, मैं बड़ा हो चुका हूं, पर मैंने अभी तक एश्योरेंस सर्विसेज किसी को दी नहीं है, मेरे सारे क्लाइंट टैक्सेशन के या नॉर्मल ऐसे क्लाइंट रिटर्न फाइलिंग वगैरह करता हूं, तो भी मैं न्यू यूनिट कहलाऊंगा, क्योंकि पीयर रिव्यू तो केवल अश्योरेंस के रिलेटेड होता है, पीयर रिव्यू सिर्फ अश्योरेंस के रिलेटेड होता है, तो वो न्यू यूनिट हो गया। अब ब्रांच पीयर रिव्यू है, ब्रांच पीयर रिव्यूअर कुछ भी नहीं, मैं प्रैक्टिसिंग यूनिट हूं। अब मेरी कोई ब्रांच भी है, मेरी कोई ब्रांच भी है, तो जो बंदा प्रैक्टिसिंग यूनिट का मतलब पीयर रिव्यू कर रहा है, उसमें नीचे एक मेरी ब्रांच भी है प्रैक्टिसिंग यूनिट की, तो वो ब्रांच का जो पीयर रिव्यू करेगा वो ब्रांच पीयर रिव्यूअर हो गया एक तरह से। पीयर रिव्यू जो ब्रांच का, मेरी ब्रांच का पीयर रिव्यू कराया ब्रांच पीयर रिव्यूअर, कुछ नहीं, ब्रांच पीयर रिव्यूअर पे भी सेम ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी लगती है जो रिव्यूअर पे लगता है, इग्नोर करो। वही भाई पीयर रिव्यू जो होता है वो क्लोज 1 पार्ट 2 और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर लगता है, मतलब उसको गाइडलाइन मानते हैं, वो ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी वर्ड यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है, अमेंडमेंट करके इसको ऑब्लिगेटरी कर दिया है, तो वो ऑब्लिगेटरी है, वरना तुमको मान लेंगे कि तुमने मिसकंडक्ट करा है प्रोफेशनल वाला। 17 सबसेक्शन 1, सॉरी पेज नंबर 17.1.2, इसके अंदर जो स्कोप था, स्कोप के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर दिया इन्होंने पीयर रिव्यू के अंदर, स्कोप के अंदर वही सेम कि सेल्फ इवैल्यूएशन में पीयर रिव्यू करने आ रहा हूं तो मैं देखूंगा तुमने ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल फॉलो करा है नहीं करा है, अगर तुम पे एप्लीकेबल हो रहा है तो पहले अपन इसको कैसे याद करते थे भाई, टीसीएस टीक्यू, टीसीएस टीक्यू पहले याद करते थे, अभी कैसे याद करना है, टीसीएस टीसीक्यू, टीसी भी यहाँ पे भी आ रहा है, टीसी यहाँ पे भी आ रहा है, टीसीएस टीक्यू की जगह टीसीएस टीसीक्यू, टीसीएस टीसीक्यू ऐसे याद करना है, यहाँ पे टीसी सी से यहाँ पे एक और आ जाएगा टीसीएस, ठीक है, सॉरी टीसीएस टीएसक्यू, टीसीएस टीएसक्यू। पेज नंबर 17.1.2, एक और पॉइंट ऐड कर दिया इन्होंने, टीपी के मीनिंग में टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल का एक और मीनिंग ऐड कर दिया। इन्होंने बोल दिया कि टीपी के अंदर पहले जो अपन बोलते ना आईसीआई ने कोई स्टैंडर्ड इशू करा है, नफरा ने कोई इशू करा है, इंडेस आईएफ मतलब वगैरह ये सारी चीजें, तो इन्होंने एक और चीज डाल दी है कि कोई भी टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड या कोई भी स्टैंडर्ड जो
चार्टेड अकाउंटेंट बॉडी को, एक तरह से आईसीआई ही होता है, अभी तो आईसीआई पर उन्होंने ऐसा लिख दिया है कि चार्टेड अकाउंटेंट बॉडी को जो भी गवर्न करता है, उन्होंने कोई भी एक आईसीआई मान के चलो, अभी तो उन्होंने कोई भी स्टैंडर्ड टीपी वगैरह कुछ भी निकाला तो उसको भी अपन टीपी कहेंगे, उसको भी टीपी मानेंगे। मेजर चेंज नहीं था, ठीक है हटाओ। एक यहाँ पे अश्योरेंस एंगेजमेंट 17.1.2 पेज पे अश्योरेंस एंगेजमेंट किसको नहीं कहेंगे, पहले ये शायद दे रखे थे ड्यू डिलिजेंस वगैरह, इनको अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं कहते, तो पीयर रिव्यूअर का यहाँ पे स्कोप नहीं होता। एक नॉर्मल सा बेसिक सा पॉइंट डाल दिया इन्होंने कुछ भी, कि जो भी कोई भी एनी अदर सर्विसेज रेंडर, कोई भी ऐसी सर्विस जिसको आईसीआई ने बोला नहीं है कि ये एश्योरेंस है, आईसीआई ने बोला नहीं है कि ये एश्योरेंस है, तो उसको एश्योरेंस सर्विस नहीं मानेंगे। एनी अदर सर्विस और फंक्शन परफॉर्म बाय द प्रैक्टिशनर, मैं सीए हूं, मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है और आईसीआई ने बोला नहीं है कि वो एश्योरेंस है, आईसीआई ने बोला नहीं है, आईसीआई मतलब मना कर रही है एक तरीके से, आईसीआई ने बोला नहीं है। आईसीआई बताती है ना कि इसको एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं, पर आईसीआई ने बोला नहीं है कि ये वाली सर्विस दी है वो एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो उसको एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं मानेंगे। नीचे आ जाओ। पीयर रिव्यू एप्लीकेबिलिटी, अब ये वाला हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे ड्रास्टिक मेजर चेंज आया, पर ये भाई बहुत इजी हो गया। पहले क्या कॉम्प्लिकेटेड सीन कर रखा था, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, इसके अंदर इतनी सारी लिमिट्स, इसके अंदर इतनी सारी लिमिट्स, हर कुछ कचरा कर रखा था, मुझे भी याद नहीं होता था सही बात बताऊं तो वो वाला तो, पर ठीक है। तो अब इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इसको, अब बहुत सही है, पढ़ने के अंदर तो अच्छा लगेगा, पता नहीं ऐसे इसका करने क्या वाला है, हालांकि पढ़ने के अंदर अभी ईजी कर दिया इसको। तो अब एप्लीकेबिलिटी लेवल लेवल 2 वगैरह वो सब हटा दो, वो एप्लीकेबिलिटी नहीं है 1 साल में 3 साल में, वो वाली हटा दो अभी। तो अब पीयर रिव्यू किस किस पे एप्लीकेबल होगा, अब इन्होंने 3 केस बना दिए, मैंडेटरी पीयर रिव्यू कराना है, वॉलंटरी पीयर रिव्यू कराना है, स्पेशल केस बनाना है, ठीक है। मैंडेटरी के अंदर कवर होता है जो आईसीआई काउंसिल डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम, ये वाला है मैंडेटरी का केस, अभी अपन नीचे पढ़ेंगे इसको। वॉलंटरी मतलब मैं स्यू मोटो बोलूं, मतलब मेरी फर्म बोलेगी कि मेरे को पीयर रिव्यू करवाना है, मेरे को पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट चाहिए, मेरा पीयर रिव्यू कर दो, तो वो वॉलंटरी केस हो जाएगा। स्पेशल केस के अंदर जब आईसीआई की बोर्ड, डिसिप्लिनरी बॉडी वगैरह वो आए, वो आके पटके कि यार इसका पीयर रिव्यू करना जरूरी है, लाइक अभी अडानी के ऑडिटर वगैरह अगर ऐसा मतलब पकड़ सकता है आईसीआई कि इसका पीयर रिव्यू करो भाई, ये बंदा क्या कर रहा था, तो वो बोर्ड जब पकड़ ले तो वो स्पेशल केस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने जो ये पीयर रिव्यू गाइडलाइन लगाई है, इन्होंने यहाँ पे ये 4 फेज के अंदर लगाई है एप्लीकेबिलिटी को। पहले तो सबसे पहले अगर आपको इन कंपनी की ऑडिट करनी है, यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इन कंपनी की ऑडिट करनी है आपको, तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है आपके पास। पीयर रिव्यू अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट, तो आप इन कंपनीज की ऑडिट ही नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से वो मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने 4 फेज में लगाया है। 1 अप्रैल 2022 से किसको मैंडेटरी होने वाला है पीयर रिव्यू कराना, फिर 1 अप्रैल 2023 से किसको होने वाला है, मतलब और एडिशन, फिर 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2025, तो 4 फेज के अंदर लगाया इन्होंने। फर्स्ट फेज के अंदर बोला है, मतलब 2022 से मैंडेटरी हो गया है जो वो हुआ है, इन्होंने 2 कंडीशन लगा रखी है, दोनों में से कोई भी फुलफिल हो गई तो आपको पीयर रिव्यू कराना है। एक तो ऑडिट बेस्ड कंडीशन है, एक पार्टनर बेस्ड कंडीशन है। फर्स्ट फेज के अंदर पार्टनर बेस्ड कंडीशन नहीं लगाई है, मतलब इग्नोर करो। वैसे दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी होगी तो आपको पीयर रिव्यू कराना है मैंडेटरी। अगर आपको ऑडिट करनी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करनी है आपको, जिस भी कंपनी के इक्विटी या डेट लिस्टेड है इंडिया या फिर अब्रॉड में, इक्विटी या फिर डेट लिस्टेड है इंडिया या फिर अब्रॉड के अंदर, आपको अगर उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट करनी है तो आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी आपको पीयर रिव्यू आपका कराना ही कराना पड़ेगा। ये यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। फर्स्ट वाले के अंदर इक्विटी डेट कुछ भी लिस्टेड हो तो, सेकंड वाले के अंदर फर्स्ट में अपन लिस्टेड लगाया, सेकंड वाले के अंदर अनलिस्टेड लगाएंगे, ठीक है। तो पहले पार्टनर बेस्ड कंडीशन देख लेते हैं, हालांकि चलो पार्टनर बेस को पहले खत्म कर लेते हैं। फर्स्ट फेज के अंदर पार्टनर बेस कंडीशन नहीं है, कितने भी पार्टनर हो उस पर पीयर रिव्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड फेज जो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होने वाला है, उसमें बोला कि 5 से ज्यादा पार्टनर है तो आपको पीयर रिव्यू कराना कंपलसरी है, वरना कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, कोई भी, ठीक है। तो पीयर रिव्यू कराना जरूरी हो जाएगा। फिर 2024 से 4 या 4 से ज्यादा पार्टनर हो गए तो भी आपको पीयर रिव्यू कराना है। फिर 2025 में तो इन्होंने बोल दिया भाई 3 या 3 से ज्यादा पार्टनर हो, मतलब 3 पार्टनर भी हो गए तो भी 2025 से आपको पीयर रिव्यू कराना कंपलसरी है, वरना आप कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। चलो खत्म। अब उसके बाद अपन आते हैं सेकंड फेज। यहाँ पे अपन डाली ऑडिट बेस्ड कंडीशन। अब अपन ने पढ़ा ये पार्टनर बेस्ड कंडीशन, इनमें अगर कोई भी फुलफिल हो गई तो कराना ही। एक ऑडिट बेस्ड कंडीशन मैंने बहुत अच्छे से जमाया, अगर तुम आईसीआई को देख लोगे ना, आईसीआई ने कचरा कर रखा था, मैंने टेबल फॉर्मेट में इसको जमाया है, हालांकि चलो ठीक है। तो अब अगर पहले अपन ने क्या पढ़ा, फर्स्ट लिस्टेड हो, अब सेकंड में वही अनलिस्टेड हो, अनलिस्टेड के अंदर टॉप कंपनीज, टीओपी, टॉप कंपनीज, टॉप कंपनी में 1000 500 500 कैसे पढ़ोगे तुम, टॉप कंपनी में टीओपी में 1000 500 500 1000 500 500 टॉप कंपनी। अनलिस्टेड के अंदर जो टॉप कंपनीज है वो उसकी ऑडिट कर रहे हो आप, अनलिस्टेड में टॉप कंपनी है उसकी ऑडिट कर रहे हो आप, तो आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी हो जाएगा। टॉप कंपनी मतलब 1000 500 500 1000 500 500 टर्नओवर,
पेड अप शेयर कैपिटल और आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग वगैरह 500 500 1000 500 500 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 500 500। ठीक है, तो ये लिमिट अगर आपकी लग रही है जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो आपको पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा। पर ये लिमिट कब देखनी है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का जो 31 मार्च था उस पे आपको देखनी है ये, वरना अगर आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो 1 अप्रैल 2023 से आप इन कंपनी की ऑडिट भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो अपन ने फर्स्ट पढ़ा लिस्टेड, सेकंड अनलिस्टेड के अंदर टॉप कंपनी, फिर अब 2024 से बोल रहे हैं अपन ने 2025 2023 से पढ़ा कि आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह कितना होना चाहिए, वो कितना 500 करोड़, 500 करोड़ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अभी यहाँ पे बोल दिया इन्होंने 50 करोड़, 2024 से क्या बोल दिया 50 करोड़ ग्रेटर देन, पहले ऊपर क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, यहाँ पे कर दिया ग्रेटर देन 50 करोड़, और ऊपर क्या था इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे जिस साल आपका पीयर रिव्यू हो रहा है, जिस साल पीयर रिव्यू हो रहा है, ये मैंने कंपैरिजन करा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करनी है 2024 से किसी भी कंपनी ने जिसने रेस कर रखा है फंड पब्लिक या फिर बैंक से, पब्लिक मतलब कोई भी आईपीओ वगैरह भी अगर ले रखा हो, और या फिर बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी से भी 50 करोड़ से ज्यादा ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द रिव्यू, ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू मतलब सेम ईयर, ऊपर वाले के अंदर था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे ग्रेटर देन 50 करोड़, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ था, तो आपको पीयर रिव्यू करानी पड़ेगी। या फिर आपको ऑडिट करनी है किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी डेफिनेशन अभी अपन नीचे पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के अमेंडमेंट के अंदर, तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का भी करना है एनीबॉडी तो भी आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। 2025 से तो बोल दिया भाई अगर तुमको बहुत मैक्सिमम फर्म्स के पास होता है ब्रांचेस ऑफ ए पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के पीएनबी वगैरह इन सब, उनकी ब्रांचेस की ऑडिट करनी है, ब्रांचेस, उनकी ब्रांचेस की ऑडिट करनी है तो भी आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 2 3 4 4 फेज है, 4 फेज के अंदर सबसे कब से एप्लीकेबल रहा है 22 23 24 25, 22 23 24 25, ठीक है 1 अप्रैल 22 23 24 25। उसके बाद अगर अपन पार्टनर बेस्ड कंडीशन देखें तो फर्स्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर सेकंड के अंदर 5 या 5 से ज्यादा, फिर उसके बाद 4 या 4 से ज्यादा, फिर उसके बाद 3 से या 3 से ज्यादा। फिर अपन अगर ऑडिट बेस्ड कंडीशन देखें तो ऑडिट बेस्ड कंडीशन के अंदर था, ऑडिट बेस्ड कंडीशन के अंदर याद करो फर्स्ट था लिस्टेड कंपनी, सेकंड था अनलिस्टेड के अंदर टॉप कंपनी 1500 500, फिर उसके बाद था पब्लिक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेस कर रखा है 50 करोड़ से ज्यादा, फिर उसके बाद अपन ने अभी देख लिया कि ब्रांचेस ऑफ ए पब्लिक सेक्टर बैंक। ये अपना कवर हो गया पीयर रिव्यू, ठीक है। और जिस बंदे के पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ऑलरेडी है अभी, मतलब ये कंडीशन आपने लगा 1 अप्रैल 2022 से या 2023 से, पर उस बंदे के पास पहले से पड़ा है यार सर्टिफिकेट, पहले उन्होंने करा रखी थी पीयर रिव्यू, तो जब तक वो एक्सपायर नहीं होता तब तक चलेगा, ये नहीं कि वापस नए वाले के अंदर गाइडलाइन के अंदर कराओ, ठीक है, जब तक वो एक्सपायर नहीं होता तब तक चलेगा, जब एक्सपायर हो जाए तब वापस करा लेना। चलो पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर एक छोटा सा चेंज है, ये वाला ए लिख रखा है मैंने, पहले कंपोजिशन के अंदर केवल था कि मैक्सिमम 12 होना चाहिए, 50% ये होनी चाहिए, अभी इन्होंने डाल दिया मिनिमम 6 होना चाहिए, मैक्सिमम तो 12 ठीक है वो पहले वाला ही, पर मिनिमम 6 होने चाहिए पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर। मीटिंग रिक्वायरमेंट की पीयर रिव्यू बोर्ड है वो उसको मीटिंग कब करनी है, कितने कोरम होने चाहिए, एटलीस्ट वंस मीट करना चाहिए ईयर के अंदर, वो सारी रिक्वायरमेंट पहले थी, अब इन्होंने वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई ना करके लिख दिया कि गवर्न बाय द चार्टेड अकाउंटेंट रेगुलेशन 1988, ये जो भी मीटिंग रिक्वायरमेंट होगी चार्टेड अकाउंटेंट रेगुलेशन 1988 बता देगा, बस खत्म। अच्छा है, अपना काम इजी हो गया है भाई, मतलब ये चीज अच्छी है। एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर, पहले था ये पेज में लिख रखे अपनी बुक के हिसाब से, वहां पे तुम एडिट कर लेना, पहले था 7 ईयर ऑडिट एक्सपीरियंस, 7 ईयर ऑडिट एक्सपीरियंस, ठीक है, अभी इसको कर दिया 7 ईयर ऑफ अश्योरेंस प्रैक्टिस। अब अश्योरेंस के अंदर बहुत चीजें आती है, ऑडिट के अलावा भी अगर आप किसी चीज में अश्योरेंस दे रहे हो तो वो भी, पहले क्या था अगर आपको पीयर रिव्यूअर बनना है तो 7 ईयर का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए था, प्रैक्टिस का 7 ईयर का आपको ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए था। तो पहले क्या था 7 ईयर का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए था, अभी इन्होंने कर दिया कि 7 ईयर का अश्योरेंस एक्सपीरियंस होगा तो चल जाएगा, ठीक है, तो 7 का अश्योरेंस एक्सपीरियंस, बाकी सब कुछ सेम है। कॉन्फिडेंशियलिटी पे 17.1.5 ये 2 पॉइंट इन्होंने अमेंड करे थे, ये यहाँ पे ले लो कि वो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ेगी, पीयर रिव्यूअर को भी, रिव्यू करने वाले और उसके जो असिस्टेंट को भी, इवन जो बोर्ड के मेंबर है पीयर रिव्यू बोर्ड के मेंबर उनको भी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो रिव्यूअर कोई भी डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज नहीं करेगा कहीं पे भी, इन द डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट वगैरह कहीं पे भी कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, अनलेस, पहले वर्ड था अनलेस, अभी उसको कर दिया एक्सेप्ट एज रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड और काउंसिल, बोर्ड या काउंसिल कहीं पे रिक्वायर करेगी तो ही उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कौन कौन साइन करेगा, साइन बाय ऑल द मेंबर ऑफ बोर्ड एंड बोर्ड सेक्रेटरी, बोर्ड मतलब पीयर रिव्यू बोर्ड एंड बोर्ड सेक्रेटरी, तो उनको भी कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, उनको भी, बाकी सबको तो करना ही है। पीयर रिव्यू का प्रोसेस भाई इसमें चेंज कर दिया इन्होंने पूरा का पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट भी है, मतलब चेंज इन द सेंस प्रोसेस तो जरा वो का वही रहना होता है। देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बस जहाँ पे डेज वगैरह को थोड़ा बहुत गेम खेल के कर दिया इन्होंने, ऐसे ही खुद कंफ्यूज होता है, पता नहीं 2020 के पहले भी, रिसेंट के पहले भी कुछ चेंज करा था, वापस 2020 में चेंज करा, वापस अभी वापस चेंज कर दिया, कुछ टिकना नहीं है, ऐसे आएगा, चलो ठीक है
अपन टिके हुए, वही बहुत बड़ी बात है। पीयर रिव्यू प्रोसेस, पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर सबसे पहले स्टेप 1 जो पहले आती थी प्लेनिंग, अभी उसको हटा के इन्होंने कर दिया स्टेज 1। प्रोसेसर फॉर इनिशिएटिंग पीयर रिव्यू, इनिशिएटिंग पीयर रिव्यू का जो स्टेज 1 है, सबसे पहले आपको जो प्रोसेस करानी है, मतलब पीयर रिव्यू कराना है, तो अगर मुझे वॉल्यूंटरी पीयर रिव्यू कराना है, मतलब या तो मैंडेटरी या वॉल्यूंटरी, मतलब मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरी का फॉर्म है फॉर्म 1, उसके अंदर एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी मुझे बोर्ड को फाइल करनी पड़ेगी, मुझे सबसे पहले फाइल करनी पड़ेगी। बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लगाना, कोई रटने वाली जरूरत नहीं है। मैंने बोर्ड को फाइल करा, या फिर अगर बोर्ड खुद बोल रही है, बोर्ड ने कोई स्पेशल केस के अंदर मुझे सेलेक्ट करा कि इसका पीयर रिव्यू करना है, तो बोर्ड मुझे इंटीमेशन देगी कि भाई तू तेरा पूरा एप्लीकेशन और क्वेश्चनरी फाइल कर, हमको तेरा पीयर रिव्यू करना है। ठीक है, तो पीयू डिजायर अगर खुद की मर्जी से कर रहा है तो एप्लीकेशन क्वेश्चनरी में फाइल करूंगा, और अगर बोर्ड ने करा है तो वो बोर्ड बोलेगी कि भाई सबमिट कर, मतलब तो मेरे को सबमिट तब भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे मैंने एप्लीकेशन दी तो वो एप्लीकेशन बोर्ड को मिल जाएगी, वो उस पर नंबरिंग कर देगा, वो उस पर नंबरिंग, मैंने एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी दी, बोर्ड को मिल गई, बोर्ड ने उसको नंबरिंग कर दी। ठीक है, तो मैंने एप्लीकेशन दी, अब बोर्ड बोलेगा कि चल मैं तेरे को 3 पीयर रिव्यूअर का ऑप्शन दे रहा हूं, मैं तेरे को 3 पीयर रिव्यूअर के ऑप्शन दे रहा हूं, इन 3 में से तू बता तेरे को किससे पीयर रिव्यू करानी है, इन 3 में तेरे को किससे पीयर रिव्यू करवानी है। तो बोर्ड अपन को 3 पीयर रिव्यूअर का ऑप्शन देगा विद इन 3 डेज। बोर्ड के पास 3 दिन है, किसके पास, बोर्ड के पास 3 दिन है। मैंने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन देने के बाद बोर्ड को एप्लीकेशन मिल गई, तो अब बोर्ड के पास 3 दिन है कि वो 3 दिन के अंदर मुझे 3 ऑप्शन देगा। नेम ऑफ 3 रिव्यूअर शैल बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड टू द पीयू विद इन 3 डेज। एप्लीकेशन मिलने के 3 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मुझे 3 ऑप्शन दे देगा। अब मैं एक ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा विद इन 1 डे। बोर्ड के पास तो 3 दिन थे, पर मेरे पास कितने दिन है सिलेक्शन के लिए, 1 डे। मेरे को कोई एक सेलेक्ट करना है विद इन 1 डे, तो 3 से 3 याद हो जाएगा, 1 से 1 याद हो जाएगा। 3 दिन के अंदर 3 रिव्यूअर का ऑप्शन देगा बोर्ड, मुझे 1 डे के अंदर एक पीयर रिव्यूअर सेलेक्ट करना है, 1 डन हो गया। ठीक है, तो मैं वो सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर दिया, बोर्ड ने भी बता दिया, मैंने भी सेलेक्ट कर लिया। अब भाई उस पीयर रिव्यूअर को भी तो बताना पड़ेगा कि इसने तुझे चुना है, इसने तुझे चुना है, तेरे को जाके इसका पीयर रिव्यू करना है। तो अब रिव्यूअर को भी चुनेंगे, रिव्यूअर को बता देंगे कि भाई इसने तेरे को चुना है, तू तेरा मतलब इसने तेरे को सेलेक्ट करा है, तू तेरा कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट वगैरह सब साइन कर पूरा के हमको सबमिट कर। तो उसको कितने दिन मिलेंगे, 2 दिन। पहले 3 दिन था पीयू को, मतलब बोर्ड को, मुझे जो पीयर में जो यूनिट 2 प्रैक्टिसिंग यूनिट मुझे 1 दिन था, रिव्यूअर को मिलेंगे 2 दिन। 2 दिन के अंदर जैसे ही उसको पता पड़ेगा कि मेरे को चुना गया है, मतलब उसको बताएगा ना कि तेरे को चुना गया है, तो जब से उसको 2 दिन मिलेगा, 2 दिन के अंदर उसको फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ द नेम, तब से उसको 2 दिन के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी वाला बताना देना पड़ेगा कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट वगैरह साइन करता हूं। फिर उसके बाद जैसे ही उसने भी साइन कर दिया, कॉन्फिडेंशियल वगैरह हो गया, फिर उसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट में जो ये फॉर्म साइन करा था ना, एप्लीकेशन कम क्वेश्चन दी, जो मैंने बोर्ड को सबमिट करी थी, वो जो मैंने ऑल्सो कॉपी, उसकी कॉपी मुझे रिव्यूअर को देनी पड़ेगी विद इन 2 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर। यहाँ पे अपॉइंट हो गया रिव्यूअर, तो जैसे ही वो अपॉइंट हो गया, अपॉइंट होने के 2 दिन के अंदर अंदर जो कॉपी मैंने बोर्ड को सबमिट करी थी, वो बोर्ड की एप्लीकेशन कम क्वेश्चन की कॉपी मुझे रिव्यूअर को भी देनी पड़ेगी। मैं प्रैक्टिसिंग यूनिट, तो मुझे पीयर रिव्यूअर को भी देनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस चला, दिमाग बस एक डेज के अंदर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। डेज भी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 3 से 3 हो गया, 1 से 1 हो गया, और यहाँ पे जो रिव्यूअर है इसको 2 दिन मिल गए थे। ठीक है, अब कैसे इसको प्रोसेसर, स्टेप 2 के अंदर प्रोसेसर क्या करेगा, रिव्यूअर, पीयर रिव्यूअर कॉन्फिडेंशियलिटी में सबसे पहले देखेगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी, सबसे पहले सोचेगा कि मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कर दिया है ना, उससे पूछ भी लेगा कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब उससे बोलूंगा एक्नॉलेजमेंट कर लूंगा रिसिप्ट कि हाँ मैंने कॉन्फिडेंस साइन कर दिया है, तो एक्नॉलेज कर रहा है ना, वो भी बोल देगा हाँ मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, तूने कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कर दिया है। फिर उसके बाद मैं बता दूंगा, देख भाई मेरे को नॉर्मल प्रोसेस बता दूंगा, मैं पीयर रिव्यू प्रोसेस ऐसे करने वाला हूँ, मेरी ऑन साइट रिव्यू ये होने वाली है, मेरे सिलेक्शन वगैरह के प्रोसेस ये होने वाले हैं, मैं उसको नॉर्मल चीजें बता दूंगा। ठीक है ना, इनिशिएट द पीयर रिव्यू बाय इंटीमेटिंग प्रपोज विजिट कब करूंगा, सैंपल वगैरह तेरे को कब दूंगा, और ये सैंपल वगैरह तेरे को कब तक तैयार रखने, वो चीज मैं उसको नॉर्मल दे दूंगा, बता दूंगा। अगर मुझे कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसने फर्स्ट में क्या सबमिट करा था, क्वेश्चनरी सबमिट करी थी, एप्लीकेशन सबमिट करी थी। क्वेश्चनरी में हालांकि बहुत सी डिटेल होती है, आईसीए की क्वेश्चनरी फॉर्मेट होता है कि आप किन किन क्लाइंट की ऑडिट करते हो, क्या क्या होता है, सब कुछ उसके अंदर होता है, पर मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए उस क्वेश्चनरी के अलावा, तो मैं उससे मांग सकता हूं, या फिर मुझे कोई उसी के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो भी मैं मांग सकता हूं। और जो तो उसको जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसको जवाब देना पड़ेगा विद इन 1 वर्किंग डे, विद इन 1 वर्किंग डे। तो भाई प्रैक्टिसिंग यूनिट वाले को तो हर बार एक एक दिन के अंदर ही जवाब देना पड़ रहा है, उसकी किस्मत ही खराब है। विद इन 1 वर्किंग डे, वापस विद इन 1 वर्किंग डे मुझे जवाब देना पड़ेगा। फिर मैं सैंपल्स इंटीमेशन कर दूंगा, रिव्यूअर शेयर विद इन 2 डेज ऑफ वर्किंग डेज। जैसे मुझे सारा डाटा मिल गया था, मुझे जैसे सारा डाटा मिल गया था प्रैक्टिसिंग यूनिट से, तो मुझे विद इन 2 डेज मुझे सैंपल्स देने पड़ेंगे उसको कि ये सैंपल मुझे दे, इन ऑडिट एंगेजमेंट का मुझे डाटा दे, मैं इनकी पीयर रिव्यू देखूंगा एक बार सैंपल्स। तो मुझे विद इन 2 डेज फ्रॉम द रिसीविंग इन्फॉर्मेशन मुझे डाटा देना पड़ेगा, उसको इंटीमेट करना है प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी एंड पीयर रिव्यू बोर्ड को भी, वो सैंपल दोनों को बताने, पीयू को भी बताने, पीआरबी को भी बताने, पीयर रिव्यू बोर्ड को बताने।
ऑन साइट विजिट अगर मुझे करनी है, मतलब प्रैक्टिसिंग यूनिट को ऑफिस में जाना है, तो एटलीस्ट मुझे 2 दिन उसको देने पड़ेंगे कि भाई मैं आने वाला हूँ, तो मुझे हमने उसको बोला मैं आने वाला हूँ, तो एटलीस्ट मुझे 2 दिन देने पड़ेंगे कि घर वहां पे तैयारी करे, कि मेरे लिए चाय कॉफी नाश्ते का इंतजाम करे। मतलब वो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह निकालेगा, फिर तैयारी तो करेगा ना, मैं जाऊंगा उसकी क्वेरी वगैरह की, तो उसको 2 दिन देने पड़ेंगे मुझे कम से कम। फिर मुझे यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर पीयर रिव्यू अगर मैं कर रहा हूं, तो पीयर प्रैक्टिसिंग यूनिट और पीयर रिव्यूअर दोनों को कोलैबोरेट करना है कि भाई मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा किस्सा पूरा खत्म कर देना। 20 दिन कब से? 20 वर्किंग डेज, यहाँ पे वर्किंग डेज की बात चल रही है। कब से 20 वर्किंग डेज? कब से? फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द पीयू फॉर पीयर रिव्यू, जब मैंने एप्लीकेशन दी उस दिन से 20, या तो मैं अगर सी मोटो करा रहा हूँ जब मैंने एप्लीकेशन दी, या फिर स्पेशल केस है तब फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफाइंग पीयू, मतलब जब बोर्ड ने मुझे इंटीमेट करा था कि तेरा पीयर रिव्यू हम करने वाले, तब से, मतलब जो भी केस हो, दोनों केस अलग अलग है, एक सी मोटो मैंडेटरी वाला है, एक स्पेशल केस वाला है, तो जब से 20 वर्किंग डेज के अंदर पीयर रिव्यू खत्म करना ही करना पड़ेगा। जो न्यू यूनिट पढ़ा था अपन ने, न्यू यूनिट क्या होता है? वो 12 महीने छोटा सा बच्चा जो भी नया नया पैदा हुआ है, उसके अंदर विद इन 7 वर्किंग डेज ही अपन को खत्म करना पड़ेगा पीयर रिव्यू। उसके अंदर 20 दिन नहीं लगेगा, उसके अंदर 7 दिन के अंदर खत्म करो। भाई छोटा सा आता है, उसमें क्या टाइम लगा रहे हो? फिर अब एग्जीक्यूशन के अंदर है पीयर रिव्यू साइट विजिट। पहले यहाँ पे था 7 डेज, पहले यहाँ पे था 7 डेज कि मैं ज्यादा से ज्यादा पहले 7 डेज बिता सकता था उसके घर पे प्रैक्टिसिंग यूनिट के ऑफिस में जाके। अभी कर दिया कि 6 वर्किंग डेज से ज्यादा आप उधर नहीं जा सकते भाई, वहां पे चाय नाश्ता करते रहोगे क्या? ये सेम है, इस पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, मैंने ये भी डाल दिया, बुक के अंदर था तो ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे पीयर रिव्यू ऑफ ए न्यू यूनिट के अंदर क्या प्रोसेस रखना है, ये तो अपन ने पढ़ा जो नॉर्मल यूनिट अभी चल रहा है। इसके अंदर न्यू यूनिट के अंदर भाई अभी तो नया नया पैदा हुआ है, क्या ही इसको चेकिंग करेंगे अपन? इसकी चेकिंग अब होगी जो भी इसके अंदर पार्टनर है, या फिर अपने अंदर जो थिंकिंग है, अपना एक्सपीरियंस है कि इसके पार्टनर का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, इसके पार्टनर पुरानी फॉर्म में थे वो कैसे थे, मतलब पार्टनर की हिस्ट्री, पार्टनर की बैकग्राउंड इसकी अभी जो है, उनको देख के मुझे वो सब सोच सोच के मुझे लगाना पड़ेगा कि मैं इसका पीयर रिव्यू कैसे करूं। कंडक्टेड बेस्ड ऑन द एंटीसीडेंट, मतलब बैकग्राउंड, इसका मतलब होता है बैकग्राउंड ऑफ ए पार्टनर, या फिर न्यू पीयर, न्यू कंपनी की पॉलिसी क्या है जो उन्होंने अनाउंस करी है, वो सब चीजें, मतलब अटेस्टेशन फंक्शन को देख के पीयर रिव्यू करो, अटेस्टेशन फंक्शन का ही होता है, बाकी का होता नहीं है, तो वो सब देख के मुझे उसका उस हिसाब से पीयर रिव्यू करना पड़ेगा। ऑन साइट विजिट बाकी जगह ऊपर कितने दिन की थी? 6 दिन की थी, यहाँ पे 6 दिन की जगह 1 डे कर दिया, यहाँ पे 1 डे के अंदर ही आपको खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। रिपोर्ट टू द बोर्ड उसके बाद देनी पड़ेगी, वो चलो हटाओ, वो सब में देनी है। रिपोर्टिंग, अब पीयर रिव्यू खत्म होने वाला है, ये रिपोर्टिंग भी यहाँ पे अमेंडमेंट है अच्छा खासा। शेल सबमिट ए पीयर रिव्यू रिपोर्ट टू द बोर्ड, बोर्ड को सबमिट करनी है, अलोंग विद कॉपी भी देनी है प्रैक्टिसिंग यूनिट को कि भाई मैंने उसकी ऑडिट करी है, उसकी पीयर रिव्यू करी है, उसको भी तो एक कॉपी देनी पड़ेगी कि तेरा ये कंफ्यूजन निकला है। अगर कोई भी, पहले वाला सेम ही है वैसे तो, कोई भी अगर डेफिशिएंसी निकली है, नॉन कंप्लायंस निकला है, तो मुझे फाइनल रिपोर्ट इशू नहीं करनी है, पहले सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू करनी है कि भाई प्रैक्टिसिंग यूनिट को ये पकड़ा दूंगा, देख भाई मेरे हिसाब से तेरी रिपोर्ट अभी ये आने वाली है, तो अब तू मेरे हिसाब से यही है मेरी कम्युनिकेशन फाइंडिंग वगैरह प्रिंट रिपोर्ट में, तू इसका जवाब दे दे, उस हिसाब से मैं बोर्ड को सबमिट करूंगा सारी मेरी फाइंडिंग। तो अब वो क्या करेगा, जैसे मैंने प्रिंट रिपोर्ट दी, उसके 2 दिन के अंदर वो मुझे जवाब देगा कि भाई नहीं यार ये गलत है, ऐसी फाइंडिंग नहीं थी, मैंने तो ऐसा करा था, मैंने ऐसे करा था, वो कुछ ऑब्जेक्शन देगा ना, मैं कुछ गलत रिपोर्ट दूंगा या कुछ भी नेगेटिव रिमार्क दूंगा, तो वो विद इन 2 डेज वो रिप्लाई करेगा प्रैक्टिसिंग यूनिट मेरे को। अगर मैं उस रिप्लाई से सेटिस्फाई हूं, तो मैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे दूंगा बोर्ड को, और एक कॉपी पीयू को देनी है, कॉपी पीयू को तो हर बार ही देनी है, ठीक है। और अगर मैं उसकी रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हूं, मतलब उसके रिप्लाई से, तो मैं क्वालिफाइड रिपोर्ट दूंगा, रीजन भी बताऊंगा उसके अंदर, क्वालिफाइड रिपोर्ट भी दूंगा, रीजन भी बताऊंगा उसके अंदर कि मैं क्यों सेटिस्फाई नहीं हूं। रिपोर्ट शुड स्टेट, रिपोर्ट स्टेट करना है फालतू चीज है। रिपोर्ट क्या बताएगी? रिपोर्ट ही बताएगी कि इसके फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अच्छे है, वो अश्योरेंस सर्विस अच्छे से दे सकता है, मतलब उसके क्वालिटी कंट्रोल अच्छे है, पीयर जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसके क्वालिटी कंट्रोल में बहुत अच्छे से रखे हैं, वो अश्योरेंस सर्विस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, हाँ भाई ये एलिजिबल है बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट करने के लिए, वो पूरा का पूरा टीपी फॉलो करता है, मुझे रिपोर्ट में ये बताना पड़ेगा। अब रिपोर्ट के साथ मुझे कुछ चीजें देनी पड़ेगी, रिपोर्ट के साथ क्या चीजें देनी पड़ेगी? रिपोर्ट के बहुत नॉर्मल लॉजिकल चीजें, भाई सोचो, रिपोर्ट के साथ मैंने यार एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी बनाई थी, वो भी दे देता हूं चलो बोर्ड को मैं। साथ में रिपोर्ट के पीछे एनेक्शर भी तो लगाने पड़ेंगे मेरी सपोर्टिंग वगैरह ये सब, वो भी मैं चलो दे देता हूं बोर्ड को। साथ में मैंने स्टार्टिंग के अंदर एक एप्लीकेशन का क्वेश्चनरी आई थी कि मैंने ये काम करा था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन दी थी, वो भी दे देता हूं मैं बोर्ड को। मैंने ये सैंपल सेलेक्ट करे थे, वो भी देता हूं मैं बोर्ड को, मतलब जो भी तुमने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे अभी तक या इशू करे, वो सारे देने। पीयर रिपोर्ट तो देनी ही देनी है भाई, रिपोर्ट तो देनी ही देनी है ऑफकोर्स। रिपोर्ट के साथ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी दे देना, उसके पीछे का एनेक्शर भी दे देना। स्टार्टिंग में क्वेश्चनरी मिली थी वो दे देना, उस क्वेश्चनरी से तुमने सैंपल निकाले थे, उस क्वेश्चनरी से तुमने सैंपल निकाले थे, वो भी दे देना। ये सारे इकट्ठा मिला के तुमको पीयर रिव्यू बोर्ड को सबमिट करना है। उसके बाद फॉलो ऑन रिव्यू होता है, सेम है जो पहले था, कुछ चेंज नहीं इसके अंदर। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के अंदर चेंजेस है, पेज नंबर मैंने दे रखा है जहां पे अपना पहले बुक के अंदर टॉपिक था 17.1.11। अब इश्यूएंस ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट बहुत नॉर्मल है, फटाफट कर लेते हैं इसको, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा मैं।
अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है तो भाई जो सेक्रेटरी होगा बोर्ड का, जो सेक्रेटरी होगा पीयर रिव्यू बोर्ड का, वो बोलेगा बोर्ड को कि भाई देखो ये चीज है, मुझे लगता है कि इसको दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उस हिसाब से वो रिक्वेस्ट करेगा कि इसको सर्टिफिकेट इशू कर दो। पर वो सर्टिफिकेट तभी इशू करेंगे जब आपने पीयर रिव्यू वर्क की फीस दे दी हो। मैं भाई पीयर रिव्यू करा के बैठा हूं तो उसकी जो फीस जो कौन है, प्रैक्टिसिंग यूनिट ही बेयर करेगा भाई, आईसीएस ने बेयर करेगा। तुमको पीयर रिव्यू कराना है, तुमको बेयर करना, मतलब उसको प्रैक्टिसिंग यूनिट को बेयर करना पड़ेगा हर केस के अंदर। तो प्रैक्टिसिंग यूनिट ने अगर पीयर रिव्यूअर की फीस नहीं दी है तो भाई वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा आईसीआई। भाई तुम बंदे की फीस खा के बैठे, तुमको कहा सर्टिफिकेट दे दे हमको इसका, तो फीस मिल जानी चाहिए। न्यू यूनिट है तो उसके अंदर कोई अलग से प्रोसीजर दे रखा है रिपोर्ट इशू करने का, फालतू है, छोड़ो। अपने अपने नहीं है बुक के अंदर। साइन होगा वो सर्टिफिकेट किससे साइन होगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड सेक्रेटरी से, ठीक है ना। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। 3% है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। सेक्रेटरी किसके बिहाफ पे वो इशू होगा, एक होता है ना कि जो आरबीआई को इशू करता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ, तो एक तरह से किसके बिहाफ पे इशू होगा, कौन होगा वो सर्टिफिकेट का, एक तरह से कि मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ तेरे को, सेक्रेटरी के नेम पे वो इशू होगा पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। लिस्ट ऑफ आईसीआई की वेबसाइट पे सारी फर्म के नाम होगा कि ये बंदा पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इसका, मतलब इसको पीयर रिव्यू करा चुका है, इसका सर्टिफिकेट यहाँ तक वैलिड है। वरना कोई लिस्टेड कंपनी की ऑडिट, मैं लिस्टेड कंपनी का ओनर हूँ, मेरे को किसी से ऑडिट करानी है, अब मेरे को तो कोई भी बोल देगा मेरे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, फेक बना के आ जाएगा, जाली बना के आ जाएगा। मेरे पास भी तो कोई सोर्स होना चाहिए, ऑथेंटिकेट सोर्स, जहां से मैं चेक कर सकूँ। तो मैं ऐसे ही वेबसाइट पर जाकर चेक कर लूंगा कि इस बंदे के पास पीआरबी है या नहीं है, पीआरसी। अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है, पहले ऊपर अनक्वालिफाइड था, अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट आई है पीयर रिव्यू की तो मैं नहीं दूंगा ऑफकोर्स उसको सर्टिफिकेट, उसको बोलूंगा भाई फॉलो ऑन ऑडिट करा, और फॉलो ऑन ऑडिट की डेट दे दूंगा कि इस तारीख को तू फॉलो ऑन ऑडिट करा ले। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या रहेगी अपने, अब तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है तो हट गया, तो अब इन्होंने वैलिडिटी डाल दी है कि अब कोई भी हो भाई, लेवल 1, 2, 3 तो हट ही गया अभी। तो अब पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी 3 साल, जनरली 3 साल है, और सच पीरियड अगर कोई दूसरा पीरियड प्रिस्क्राइब करा बोर्ड ने तो वो बात अलग हो जाएगी। 3 साल की बाकी होगी, हर 3 साल में फिर जिन जिन के ऊपर एप्लीकेबल है उनको कराना पड़ेगा वापस। कोई न्यू यूनिट है तो, न्यू यूनिट है तो उसको रहेगी जो भी डिसाइड करेगी बोर्ड, उस पर 3 साल एप्लीकेबल नहीं होगी। तो न्यू यूनिट के केस के अंदर भाई चीजें है थोड़ी अलग, तो अभी अपन आएंगे न्यू यूनिट पे वापस आएंगे। काउंसिल अगर चाहे तो उसकी एक्शन कर सकता है, वैलिडिटी कोई भी रीजन वगैरह हो सके तो, ठीक है वो। अब देखो ये मैंने एक अपना स्पेशल ज्ञान डाला है भाई यहाँ पे, क्योंकि न्यू यूनिट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो न्यू यूनिट का मैंने एक वापस समराइज कर दिया है, तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। न्यू यूनिट की डेफिनेशन, 12 साल पैदा हुआ है, 12 साल से ज्यादा भी हो गया पर उसने एश्योरेंस सर्विस एंटर नहीं करी है। कंप्लीशन ऑफ पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू भाई जनरली से कंप्लीट करना पड़ता है 20 वर्किंग डे के अंदर, यहाँ पे 7 वर्किंग डे के अंदर ही तुमको कंप्लीट करके देना पड़ेगा। ऑन साइड रिव्यू जनरली 6 डे का कर सकते हैं, पर न्यू यूनिट के केस के अंदर 1 डे रखना पड़ेगा। इशेंस ऑफ सर्टिफिकेट के कुछ स्पेशल प्रोसीजर है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जनरली 3 साल होती है, पर यहाँ पे डिसाइड करेगा बोर्ड अलग से, तो ये मैंने अलग अलग समराइज कर लिया, पढ़ लेना भाई। ये हो गया पीयर रिव्यू का भी अपना सारा अमेंडमेंट कवर। भाई थोड़ा बड़ा था, प्रोफेशनल एथिक्स में भी थोड़ा तो बड़ा है पर इतना नहीं है, चलो ठीक है। इसके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स में भाई क्या हुआ था ओवरऑल बताता हूँ। 3 एक प्रोविजन थे जो उन्होंने आईसीआई ने लगा तो दिए थे, मतलब आईसीआई निकाल दिए थे, पर वो एप्लीकेबल नहीं करते वो प्रोविजंस। अब इन्होंने बोला कि भाई सारे के सारे प्रोविजंस हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, अब तुमको वो भी पढ़ने हैं, मतलब असली के अंदर वो पहले प्रोविजन ही एप्लीकेबल लगाए नहीं थे वो, ठीक है ना, इफेक्ट में नहीं दिए थे। अब ये इन्होंने कर दिए, तो एक तरीके से वो पढ़ने अपन को, इफेक्ट में तो लाए वो प्रोविजन को, उन इफेक्ट प्रोविजन के अंदर भी कुछ अमेंड करके लाए वो उनको, तो अपन तो अमेंडेड ही पढ़ेंगे, पहले के पढ़े हुए नहीं है ये प्रोविजन अपने, एक्सेप्ट नोक्लार। नोक्लार के अंदर अमेंडमेंट बताऊंगा क्या है। सबसे पहले फीस, इन्होंने एक प्रोविजन लगाया फीस रिलेटिव टू साइज। इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ऐसा है कि भाई तुम अडानी का कॉन्सेप्ट समझो, अडानी वाला कॉन्सेप्ट समझो। मैं एक छोटी सी फर्म हूं, मेरा अडानी ऑडिट, मैं अडानी की ऑडिट करता हूं, मैं अडानी की ऑडिट करता हूं, तो भाई ऐसा है कि मेरे पास और कोई भी फर्म नहीं है, वो बाकी सब छोटी छोटी कंपनी की ऑडिट है, एक अडानी की ऑडिट है। तो भाई मैं तो मेरी पूरी फर्म ही, मेरी पूरी की पूरी फर्म अडानी की ऑडिट पे ही निर्भर करती है, डिपेंड करती है। अडानी की ऑडिट हाथ से गई मतलब मेरी फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है। तो वहां पे अगर कोई भी इतना बड़ा क्लाइंट है कि आपको एक ही आपका क्लाइंट इतना बड़ा है जहां पे आपको फीस का कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज, मतलब अडानी, रिलायंस वगैरह सब कुछ मिला के, मेरे पास छोटी छोटी कंपनियां वैसे तो, चलो एक लिख लेते हैं अपन यहाँ पे अडानी, और बाकी लिख लेते हैं छोटी छोटी कंपनी ऑडिट करता हूं मैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। इन चारों फर्म की ऑडिट का मिला के मेरे को 100 रुपया मिलता है पूरे साल भर का। हाँ 100 रुपया मिलता है भाई मेरे को। अगर अडानी से ही मेरे को 80 रुपया आ जाता है, अडानी से 80 रुपया आ जाता है, तो मेजर पोर्शन तो मुझे अडानी से ही आ रहा है, तो मतलब मेरे को थ्रेट है भाई, मतलब मेरे को थ्रेट है। यहाँ पे थ्रेट हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी हो सकता है, और इंटिमिडेशन थ्रेट भी हो सकता है, क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ क्लाइंट पे, मेरा इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, और मुझे इंटिमिडेशन, मुझे खुद को डर भी लगता है यार क्लाइंट चले गया तो फट जाएगी, तो हो सकता है मैं गलत ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दूं जानबूझ के, इसको नहीं जाने दूं। तो इस चक्कर में आईसीआई ने बोला है
कि ऑडिट बंद कर दो, नहीं भाई गलत है। और ऐसे नहीं बोला कि ऑडिट ही बंद कर दो उसकी, अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। बस ऐसे नहीं इतना बोला है कि ऑडिट तो चलो ठीक है तुम करो, करते रहो, पर मेरे को एक बार डिस्क्लोज कर दो, मतलब आईसीआई को फैक्ट बता दो, रिपोर्ट कर दो कि यार ऐसा सिनेरियो चल रहा है हमारा। तो कब कब बताना है आईसीआई को डिस्क्लोज करना है, इंस्टीट्यूट को क्या कब बताना है? अगर 2 साल तक लगातार, 2 साल तक लगातार ऐसा कुछ केस है, अगर नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, मतलब जिस ऑडिटेड क्लाइंट, व्हेन ऑडिटी, वो जो क्लाइंट है अपना, वो नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, अडानी तो वैसे पब्लिक इंटरेस्ट है, मैं बताऊंगा इसकी डेफिनेशन भी आएगी। अगर वो ऑडिटी, मतलब ये जो है अडानी, अगर अपन मान ले नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, तो जो इसका ग्रोस फीस है, जो ग्रोस फीस टोटल कितनी मेरी 100 में से मुझे 40% अडानी से मिल रहा है, 40%, मतलब मोर देन 40%। मतलब अगर मैं यहाँ पे 41 भी ले लूँ, 41 मतलब मोर देन 40% हो गया। अगर मुझे अडानी से मिल रहा है, सारी की सारी फर्म से इतनी फीस आ रही है, उसमें मोर देन 40% अडानी से मिल रहा है, 2 साल तक लगातार ये 40% ज्यादा ही मिल रहा है, तो 2 साल से लगातार मिल रहा है, तो मुझे आईसीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा हर साल, मतलब हर साल, मतलब जब जब भी अब ये एग्जिट होगा, मुझे वो हर साल बताना पड़ेगा आईसीआई को, अगर 2 साल तक कॉन्जिक्यूटिव ऐसा हो रहा है तो। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो 40% हटके 20% ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 रुपए भी अगर मुझे अडानी से मिल रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा भाई, ठीक है, हर साल बताना पड़ेगा। अगर 2 साल की वाली कंडीशन ऐसी एक बार पूरी हो गई, फिर हर साल बताना पड़ेगा जब जब भी ऊपर वाली लिमिट क्रॉस कर रही है। पर मुझे नहीं बताना, नॉट एप्लीकेबल इफ फर्म एग्जेम्प्टेड, वो 100 रुपए वाला मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया था, हालांकि चलो आई एक्सेप्ट अभी, क्योंकि ये एग्जेम्पशन में आ जाता है 100 रुपए, तो कि अगर अडानी से जो मुझे फीस मिल रही है, मतलब जो भी एक बहुत बड़ा वाला क्लाइंट है, उससे जो फीस मिल रही है वो नॉट एग्जीड 20 लाख पर एनम, ऑफकोर्स। तो अगर पर एनम अगर 20 लाख से ज्यादा उसकी एग्जिट नहीं कर रही है, तो अगर 20 लाख भी मिल रही है, लाइक अगर मेरे को टोटल फीस सारी मिला के 21 लाख ही मिल रही है, मतलब सारी फर्म की ऑडिट ए बी सी डी सब मिला के 21 लाख ही है, उसमें से ए अकेला अगर 20 लाख दे रहा है तो भी चलेगा, तो ये मुझे डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि अप टू 20 लाख तक फीस है तो चलेगा। इंक्लूडिंग फीस ऑफ अदर सर्विसेज रेंडर, अगर जो भी अदर सर्विसेज भी मैं उसको दे रहा हूँ ऑडिट के साथ साथ, उसकी भी फीस मिला के ही उसको होनी है। इंक्लूडिंग डिफरेंट फर्म, मेरी अगर कुछ, मैं पार्टनर हूँ, मेरी पार्टनर की अलग अलग फर्म से, मैं अलग अलग फर्म से भी उस क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूँ, वो सारी की सारी फीस मिला के मुझे देखना है, ये वाली जो लिमिट क्रॉस करनी है वो सारी सारी फर्म मिला के देखनी है। 20 लाख की लिमिट है। ऑडिट क्लाइंट एग्जाम, और ये अगर, या फिर अगर एग्जामेशन है गवर्नमेंट कंपनीज के केस के अंदर, मतलब जो बड़ा वाला क्लाइंट है वो गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर बड़ा वाला क्लाइंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नेशनल बैंक है, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या तो पब्लिक अंडरटेकिंग है, या फिर नेशनलाइज बैंक है, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर वो बड़े वाली क्लाइंट का अकाउंटमेंट, मैं ऑडिटर हूँ, उस बड़े वाले क्लाइंट पे मुझे अपॉइंटी या तो गवर्नमेंट ने करा है या फिर रेगुलेटर ने करा है, तो गवर्नमेंट ने, रेगुलेटर में कोई भी आरबीआई सेबी इन्होंने करा है, तो भी मुझे उस पर, मेरे को चाहे उससे कितनी भी फीस मिले, फिर मुझे आईसीआई को नहीं बताना है भाई, गवर्नमेंट का मामला है, कोई बीच में नहीं आएगा। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्या होता है, जो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि 20% वाली लिमिट लगेगी, 20% वाली लिमिट लगेगी, लिस्टेड एंटिटी को यहाँ पे कहेंगे अपन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, या फिर रेगुलेशन, किसी रेगुलेटर ने बोल रखा है कि इस कंपनी को अपन पीआई कहेंगे, पीआईई, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी कहेंगे, या फिर जो भी रेगुलेशन ने बोला है कि जितनी भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट नॉर्मल लिस्टेड कंपनी पे लगती है, वो इस कंपनी, कोई भी इस कंपनी, मतलब इस कंपनी मतलब कोई भी कंपनी इस पे भी लगानी है, तो उसको भी अपन कहेंगे पीआई, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी होते हैं, बैंक, इंश्योरेंस, लिस्टेड, और किसी लो रेगुलेशन ने बोला है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, तो उसको अपने पे 20% वाली लिमिट लग जाएगी। टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, जिस क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हैं उसको टैक्स सर्विसेज दे सकते हो क्या? जनरल रूल में तो कुछ भी नहीं बोल सकते, हालांकि बस इतना है कि अगर आप उसको कोई एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हो तो आप पे कोई भी थ्रेट आ सकता है, ठीक है ना, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी हो सकता है, एडवोकेसी थ्रेट भी हो सकता है कि भाई मैं ही उसका, एक तरह से एडवोकेसी भी मैं ही कर रहा हूँ उसकी, मतलब टैक्स का क्लाइंट काम भी मैं ही कर रहा हूँ, रिव्यू भी मैं ही कर रहा हूँ, मतलब टैक्स का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, उसको रिव्यू भी मैं खुद कर रहा हूँ, तो भाई जो काम ही मैंने करा है मैं उसको रिव्यू कैसे कर सकता हूँ, सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी आ सकता है मेरा, ठीक है ना। तो अब अपन उस पर आप पे कि या तो प्रोहिबिट कर रखा है कि देवो मत उसको टैक्स की सर्विस अगर आप उसकी ऑडिट कर रहे हो तो, या फिर रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि इस चीज को दिमाग में रख के दो। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हो क्या? केवल उसने डाटा दिया, उस डाटा को वहां पे पोर्टल पे जाके भरना है और कुछ भी नहीं करना है। टैक्स ये प्रिपेयर करना है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना, बस प्रिपरेशन करना है। हाँ भाई ये कर सकते हो, कोई भी थ्रेड नहीं क्रिएट करेगा प्रिपेयर। पर टैक्स की कैलकुलेशन करना है क्या, जिससे वो अकाउंटिंग एंट्री पास करे। मुझे टैक्स की कंप्यूटेशन लगानी है कि यार ये अलाउ होगा, ये डिसअलाउ होगा, ये अलाउ होगा, डिसअलाउ होगा, दिमाग लगा के, जिससे मेरे को वो बंदा बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा। ये कर सकते हैं क्या भाई? सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो सकता है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है जिसका मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इस कैलकुलेशन का मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो परमिटेड नहीं है। पर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी इसका मटेरियल इफेक्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो परमिट है, पर कोई सेफगार्ड लगा लेना, अच्छा सा परमिट है, सेफगार्ड लगा देना। और नॉन पीआई है, नॉन पीआई है तो हमेशा परमिट है, बस सेफगार्ड लगा देना। नॉन पीआई है तो, पीआई है तो अपन को देखना पड़ेगा मटेरियल इफेक्ट है, एफएसपी नहीं है। और अगर नॉन पीआई है तो इफेक्ट देखो, मटेरियल वगैरह इफेक्ट कुछ भी मत देखो, बस परमिट है भाई, बस एक सेफगार्ड लगा देना, ठीक है। तो टैक्स कैलकुलेशन में पासिंग ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज,
टैक्स प्लेनिंग और अदर एडवाइजरी दे सकते हो क्या आप उसको, ये सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेड लगा सकता है। तो जनरली कोशिश करो मत ही दो, कोशिश करो मत ही दो, पर फिर भी सेफगार्ड अगर आप अच्छे से लगा रहे हो तो देख लेना, तो दे दो, डिपेंड करेगा बहुत चीजों पे। पर अगर वो बोल रहा है कि अगर कोई भी आपकी ये जो एडवाइजरी है इसकी वजह से कोई भी आपका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिस्क्लोजर मटेरियली चेंज होगा, या फिर किसी भी चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये डिसअलाउ होगा अलाउ होगा डेफर्ड टैक्स के असर जो बहुत मटेरियल बनेगी, मतलब कोई भी मटेरियल इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी पड़ने वाला है, ट्रीटमेंट पे या फिर उसके प्रेजेंटेशन पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे मटेरियल इफेक्ट पड़ने वाला है, तो देना ही मत भाई, तो मत ही दो, तो आप वो सर्विस उसको मत ही दो। टैक्स सर्विसेज इन्वॉल्विंग वैल्यूएशन, कोई भी टैक्स सर्विसेज जो इंक्लूडिंग वैल्यूएशन, ये भी आपको सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी थ्रेड दे सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है उसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है उसका, तो आप उसको दे सकते हो। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है उसका तो दे सकते हो, या फिर डायरेक्ट इंपैक्ट भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल, पर भाई जो टैक्स अथॉरिटी है ना, वो टैक्स अथॉरिटी आके उसको रिव्यू करने ही करने वाली है, जो मैंने वैल्यूएशन करी है टैक्स अथॉरिटी आके उसको वापस वैल्यू करने ही करने वाली है। तो भाई टैक्स अथॉरिटी वापस करेगी तो मेरे को देना नहीं देना क्या ही फर्क पड़ता है, तो दे दो, तो दे सकते हैं। टैक्स अथॉरिटी उसको रिव्यू करने ही वाली है, एक्सटर्नल रिव्यू। ठीक है, तो ये केस के अंदर अपन दे सकते हैं। इस वाले केस के अंदर जब डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल्स पे, यहाँ पे क्या था, नॉट हैविंग अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ए फाइनेंशियल, और यहाँ पे क्या था, फाइनेंशियल इफेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्ट इफेक्ट। जनरली कोशिश करो मत दो, पर अगर आप दे रहे हो तो एक 603 अपने कोर्स के अंदर नहीं है अभी, ये सबसेक्शन 603 एक लगा रखा है उन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, उसकी कंप्लायंस करके दो, वो भी इग्नोर कर दो। असिस्टेंस टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट की डेफिनेशन में ट्रिब्यूनल नहीं आएगा भाई, इस केस के अंदर ट्रिब्यूनल नहीं आएगा, ट्रिब्यूनल को कोर्ट नहीं मानते, आप वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी थ्रेड आएगा, नॉट अलाउ, अलाउ नहीं होगा कि मैं उसको टैक्स सर्विसेज नहीं दे सकता, मैं खुद ही, मैं ऑडिट भी मैं ही कर रहा हूँ और एडवोकेट बन के मैं वहां पे कोर्ट में उसके लिए लड़ भी रहा हूँ, मैं वो खुद ही लड़ रहा हूँ वहां पे कोर्ट में जाके उसके लिए, क्लाइंट के लिए, तो आप नहीं कर सकते, आप खुद जाके एडवोकेट बन के वहां पे लड़ रहे हो और उस अमाउंट का भाई मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप खुद ही लड़ रहे हो कोर्ट में जाके, तो आप उसके लिए क्लाइंट के बिहाफ पे आप वो एडवोकेट उसके लिए नहीं बन सकते हो। ठीक है, अगर मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो, पर अलाउ है, आप खुद कोर्ट में जाके उसके लिए एडवोकेट नहीं बन रहे उसके बिहाफ पे, पर केवल आप उसको केवल एडवाइजरी सर्विस दे रहे हो, केवल क्या दे रहे हो उसको, कि जो भी बंदा दूसरा बंदा लड़ रहा है या क्लाइंट खुद लड़ रहा है कोर्ट में जाके, पर मैं उसको एडवाइस दे रहा हूँ कि यार ये प्रोविजन है लॉ के अंदर, तो ये कैलकुलेशन तुम जाके कोर्ट में रिप्रेजेंट तुम लोग कर सकते हो, मैं केवल एडवाइजरी टाइप दे रहा हूँ, एडवाइजरी रोल दे रहा हूँ तो चलेगा, मैं कोर्ट में खुद रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, एडवाइजरी दे रहा हूँ तो अलाउ है। कोर्ट डज नॉट इंक्लूड ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल में जाके तो मैं वहां पे उसके लिए लड़ सकता हूँ क्लाइंट के बिहाफ पे। ठीक है, केवल इस प्रोविजन के लिए कोर्ट डज नॉट इंक्लूड है ट्रिब्यूनल। नोक्लार भाई एप्लीकेबल है बॉस, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, इस बार नवंबर 22 में नहीं था, मई 23 में था, बच्चे बहुत कंफ्यूज थे सर एप्लीकेबल है क्या इस बार, हाँ भाई एप्लीकेबल है, इतना खुश मत हो, ऐसे तुमको इतना खुश होने नहीं देगी, वो का वही नोक्लार है, कुछ चीजें चेंज करिए, मेजर चेंजेस में बता देता हूँ। एप्लीकेबिलिटी पे पहले सारी लिस्टेड एंटिटी पे लगता था, अब लिस्टेड एंटिटी जिसकी टर्नओवर सॉरी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ या 250 करोड़ से ऊपर है उस पे लगेगा। पहले था कि लिस्टेड कंपनी की सारे के सारे एम्प्लॉइज पे लगता था, अब लिस्टेड कंपनी के ओनली सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट पे लगेगा, ओनली सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑफ ए लिस्टेड एम्प्लॉय, नॉट ऑल एम्प्लॉय ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। और लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट पे लगेगा, ओनली लिस्टेड कंपनी की ऑडिट पे, पहले सारे असाइनमेंट पे लगता था लिस्टेड कंपनी, अभी केवल लिस्टेड कंपनी की ऑडिट पे लगेगा। स्पेसिफिकली नेटवर्थ लिस्टेड एंटिटी स्पेसिफिक नेटवर्थ पे ही लगेगा, जो नेटवर्थ 250 और 250 करोड़ से ऊपर हो तो। मैं नोक्लार पहले पढ़ा चुका हूँ लेक्चर में, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर अवेलेबल है प्रोफेशनल का, वहां देखना। पर फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे अमेंडमेंट है सर पढ़ा दो, तो मैं फटाफट से पढ़ाऊंगा इसको, अमेंडमेंट तो मैं तुमको बता देता हूं, पर मैं फटाफट से चलो गो थ्रू करता हूं नोक्लार क्या होता है। देखो भाई नोक्लार क्या होता है, तुम कोई भी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हो या फिर लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉय हो, सीनियर वाले एम्प्लॉय, तुमको लग रहा है कि कंपनी वहां पे सीनियर एम्प्लॉय हो, तुमको लग रहा है कि कंपनी यहाँ पे फ्रॉड कर रही है, कंपनी नॉन कंप्लायंस कर रही है लॉ एंड रेगुलेशन का, कंपनी कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी है, कंपनी सेबी के लिए लॉज का पालन नहीं कर रही है, कंप्लायंस नहीं कर रही है, तुमको जाके बहुत से लोगों को बताना है, टीसीडब्ल्यू का मैनेजमेंट को बताना है, और तुमको बाहर वाले लोगों को मतलब जो लॉज एंड रेगुलेटरी बॉडीज है उनको जाके कंप्लेन करनी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम केवल एम्प्लॉय नहीं हो उस कंपनी के, तुम देश के एक जागरूक नागरिक भी हो, तुमको जाके कंप्लेन करना ही करना है। ठीक है, तुमको जाके कंप्लेन करना है, तो ये एक तरह से इसका बेस है। तो एक ये होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स, वो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स तो बोल रहा है कि जितने भी मेंबर इन प्रैक्टिस है सब पे लगेगा, सारे असाइनमेंट पे, कोई भी एम्प्लॉय है सब पे लगेगा,
भाई हमने इतना स्ट्रिक्ट नहीं लगाया इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स, हमने जो आईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स है हमने उसमें लगाया है एप्लीकेबल टू ऑडिट ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी, केवल लिस्टेड एंटिटी। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो, आप जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में हो, तो आप लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड में भी जिसके शेयर लिस्टेड है इंडिया में, ओनली इन पे ही लगेगा, बाकी पे नोकला नहीं लगाना। बाकी हर किसी कंपनी जिस पे नोकला नहीं लगाना वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है। भाई बात कॉन्फिडेंशियलिटी की आ जाती है, जिस पे नोकला नहीं लग रहा आप उसकी इंफॉर्मेशन जाके किसी और को शेयर नहीं कर सकते, चाहे नॉन कंप्लायंस भी क्यों नहीं कर रहा हो लॉ एंड रेगुलेशन का, वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाएगी। पर लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड में भी कौन सी, जिसके शेयर इंडिया में लिस्टेड है, प्लस शेयर इंडिया में लिस्टेड है, प्लस 250 करोड़ या उससे ज्यादा है उसकी नेटवर्थ, और आप उसकी ऑडिट कर रहे हो, तो आप उसके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि अगर आपने कोई भी गड़बड़ी पाई, नोकला, नॉन कंप्लायंस लॉ एंड रेगुलेशन, आपको जाके बताना है। मेंबर इन सर्विस, आप चाहे एम्प्लॉय भी क्यों नहीं हो, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट होने चाहिए एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय हो लिस्टेड एंटिटी के, ओनली लिस्टेड पे लगेगा, तो भी आपको बताना है। सीनियर प्रोफेशनल एंटिटी अकाउंटेंट की इन्होंने डेफिनेशन दे दी है, मतलब केएमपी, केएमपी का मतलब डायरेक्टर, ऑफिसर या फिर सीनियर एम्प्लॉय जो भी कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डिसीजन वगैरह ले पाए, डायरेक्टर, ऑफिसर या फिर सीनियर एम्प्लॉय जो इन्फ्लुएंस कर पाए किसी को डिसीजन वगैरह पे, ठीक है। अब मीनिंग वगैरह वही जो मैंने तुमको बताया, नॉन कंप्लायंस हो रहा है लॉ एंड रेगुलेशन का, तो रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को, या इंक्लूडिंग रेगुलेटरी बॉडीज को भी अगर तुमको चल रहा है, या फिर विड्रॉ कर लो उस एंगेजमेंट से ही। अब भाई किस किस को, कौन कौन फ्रॉड करेगा तब तुमको रिपोर्ट करना है, कौन कौन नोकलार पे मतलब फ्रॉड करेगा, नॉन कंप्लायंस करेगा तब रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि भाई हर कोई कर रहा है तो कर दो, अगर ये बंदे फ्रॉड कर रहे हैं तो तुमको रिपोर्ट करना है। कौन, क्लाइंट खुद, ठीक है, क्लाइंट या फिर अपना एम्प्लॉयर मतलब कंपनी खुद, टीसीडब्ल्यूजी ऑफ ए क्लाइंट या फिर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टीसीडब्ल्यूजी, या मैनेजमेंट, या फिर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो उस कंपनी या फिर क्लाइंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो नोकलार का प्रोविजन मतलब नोकलार नॉन कंप्लायंस कर रहा है लॉ रेगुलेशन की, तो आपको बताना है। इनके अलावा अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस कर रहा है तो आपको हर किसी पे टांग नहीं अड़ानी है, मत बताना भाई, मत बताना, और केवल कंपनी के पर्सपेक्टिव पे ही बताना है। अगर वो अपने पर्सनली कोई फ्रॉड कर रहा है, एम्प्लॉयर कोई डायरेक्टर मान लो, डायरेक्टर जाके अपना पर्सनली कोई फ्रॉड कर रहा है, पर्सनल एक ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी को चोरी करके कहीं पे बेच रहा है, पर्सनल, उसकी पर्सनल लाइफ में, तो तुम्हारे क्या यार पर्सनल लाइफ है उसकी, वो नहीं, पर्सनल मिसकंडक्ट नहीं बताने, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉड हो सकता है, करप्शन हो सकता है, मार्केट ट्रेडिंग मैनिपुलेशन हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, टैक्स लायबिलिटी, इनका किसी का भी नॉन कंप्लायंस। ये नॉर्मल पढ़ लो यार, सर्विस है तो भी तुम पे एप्लीकेबल होगा, लिस्टेड कंपनी के अगर सीनियर एम्प्लॉय हो तुम। एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड नहीं, ये लॉस की किसी भी लॉस की तुमको एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड नहीं, बस एक जनरल नॉलेज आनी चाहिए। आउट ऑफ द स्कोप, पर्सनल मिसकंडक्ट कोई कर रहा है तो वो आउट ऑफ स्कोप है, तुमको वो नहीं बताना है। डिस्क्लोजर कॉन्ट्रेरी टू लॉ, डिस्क्लोजर कॉन्ट्रेरी टू लॉ रिक्वायर्ड मतलब नॉट रिक्वायर, अगर लो खुद मना करता है कि मत बताओ तो मत बताओ भाई। नोक्लार और 250 के अंदर क्या डिफरेंस है, अपन ऐसे 250 के अंदर भी तो पढ़ते हैं नॉन कंप्लायंस और लॉ एंड रेगुलेशन। भाई वो एक तो स्टेनो ऑडिटिंग है, ये नोक्लार है। स्टेनो ऑडिटिंग केवल ऑडिट पे लगता है, यहाँ पे ऑडिट पे तो लग रहा है इन प्रैक्टिस में, यहाँ पे साथ में सर्विसेज पे भी लग रहा है, मैं एम्प्लॉय हूँ किसी लिस्टेड कंपनी का सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट तो भी लगता है मेरे पे। ये तभी लगता है ऐसे 250 जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये लगेगा, चाहे फाइनेंशियल पे हो या नॉन फाइनेंशियल टर्म हो तो भी लगेगा नोक्लार। तो अपना इसने स्टेक होल्डर नहीं बताया है ऐसे 250 के अंदर, इसने स्टेक होल्डर बताया इन्वेस्टर, क्रेडिटर, जनरल पब्लिक, इनके ऊपर इफेक्ट आएगा अगर नॉन कंप्लायंस का, तो आपको करना है। ये प्रोविजन इन्होंने रिमूव कर दिया है, ये अमेंडमेंट है, इसको हटा दो, इधर रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये हटाओ, स्टेप्स टू टेकन नोक्लार, ये तुम रीड मार लेना, बहुत बकवास चीज है, कुछ भी नहीं है। तो भाई डन हो गया अपना, अपने सारे अमेंडमेंट अपन ने कवर कर लिए फटाफट से। अभी अब देखो ये पीडीएफ तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अभी उसके बाद भी तुमको मैराथन फ्री, फास्टैग बैच वगैरह मतलब ऑडिट की कोई भी क्लास खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री के अंदर मैंने डाला हुआ है, 100% गारंटीड है, सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग रट्टाफिकेशन। भाई ऑडिट में लोगों को रट्टा नहीं होता, वो भी अपन ने बिल्कुल अच्छे से फास्टैग बैच के अंदर करा रखा है, वो तुम चाहो तो कवर कर सकते हो। अगर ऐसी ही पूरी की पूरी बुक चाहिए 500 पेजेस की, इंक्लूडिंग क्वेश्चन, अपनी बुक के अंदर 500 पेजेस की बुक के अंदर इंक्लूडिंग क्वेश्चंस है, सारे के सारे चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में जमा के हाईलाइटेड वगैरह सब कुछ है। अगर आपको वो चाहिए तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है, सॉफ्ट कॉपी परचेस कर सकते हो। बाकी टाटा बाय बाय सी यू, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट